बाजार में जो हमने गैप अप के बाद एक तेजी और जोश देखी वो बना हुआ है आईटी मेटल। आईटी से सबसे बड़ी उम्मीद थी कि वहां रिकवरी होगी। सबसे बड़ा सेक्टर इस वक्त आईटी आपको दिख रहा है। रिलायंस से बाजार को बड़ा सपोर्ट है और बैंक्स की लीडरशिप जो आ रही है वो आ रही है एचडीएफसी बैंक से। तो अजय, आज सुबह जब हम ओपनिंग में बात कर रहे थे लग रहा था 52 वीक हाई आज आ ही जाएगा, बट दैट्स ओके। नेवरदलेस एचडीएफसी बैंक में जिस तरह की पोजीशन दिख रही है, अब तो लगता है एफआईज यहां से एग्जिट करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। देखिए, एचडीएफसी बैंक में जितनी सेलिंग होनी थी वो हो चुकी है। अब नए मर्जर के बाद नए फ्लोज आने की खबर है तो लोगों ने उसके ऊपर दाव लगाना शुरू कर दिया। बैंक निफ्टी का ऑलरेडी पार्ट है बहुत बड़ा एचडीएफसी बैंक, लेकिन इंडिविजुअली इस बैंक को लेने के लिए बाजार में रिलक्टेंस थी और लोग ये सोच रहे थे, सारे ट्रेडर्स फंड मैनेजर्स रुक के लेंगे, देख के लेंगे, बेनिफिट्स मालूम है हमें मर्जर के, फिर भी कोई एक्स्ट्रा बाइंग नहीं आ रही है। लेकिन अब एक बार शुरुआत हो जाती है थोड़ी सी, एक हमारे सारे मित्र ही हैं फंड मैनेजर्स, लेकिन कहीं ना उनमें भी एक हल्की सी फीलिंग होती है पहले पड़ोसी लेना शुरू करें फिर हम लेंगे। तो जब ये 1700 रुपए हो जाएगा, चाल आ जाएगी, तो कहीं ना कहीं सबको बेनिफिट दिख लगेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बाजार का अंडरटोन बहुत स्ट्रांग है। योगेश मेहता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। योगेश, ओके, योगेश मेहता, नूरेश है हमारे साथ। ओके, चलिए नूरेश से बातचीत शुरू कर लेते हैं, योगेश को ज्वाइन करा लेंगे। नूरेश, क्या व्यू बन रहा है आपका? अब आपकी रेंज एक्सपैंड होती हुई नजर आ रही है क्या? रेंज तो एक्सपैंड हो रही है निफ्टी पर, बट सिमिलर एक्सपेंशन नहीं दिख रहा है ब्रॉडर मार्केट्स पे। कि अगर आज हम देखें 300-320 पॉइंट के अपटेक में ऑलमोस्ट 175 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन है एचडीएफसी का, और दूसरा 50 से 70 पॉइंट है आईटी स्टॉक्स का। सो एक क्लियर कट मूव तभी आ सकता है जब ब्रॉडर मार्केट भी सपोर्ट करे। सो एज ऑफ नाउ निफ्टी में रेंज एक्सपैंड हो चुकी है, 18,600 नेक्स्ट टारगेट होगा और 18,100 अब सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। बट अभी भी ब्रॉडर मार्केट में या ओवरऑल जो एडवांस डिक्लाइंस है एक्सेट्रा में अभी भी मोमेंटम नहीं आया। इंडेक्स पर तो आप अपना नजरिया बता भी रहे हैं और इस वक्त बाजार में स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स सारे दिख रहे हैं। कौन से स्टॉक्स आप पर आपका फोकस है? आज ट्रेडिंग पिक्स क्या देकर जाएंगे? दो स्टॉक्स जो ब्रेकआउट के पास है, सबसे पहले बाय रहेगा यूनाइटेड स्पिरिट्स, जो एक 880 से लेके 900 का रेंज बना के बैठा हुआ है। 900 के ऊपर एक क्विक मूव आ सकता है 980 तक। सो प्रीएम्प्टिव बाय रहेगा, स्टॉप लॉस 870, टारगेट 980 प्लस। सेकंड बाय रहेगा आरबीएल बैंक पर, जो कोशिश कर रहा है 140 के ऊपर ब्रेकआउट देने की। स्टॉप लॉस होगा 136, टारगेट होगा 160। तो ये आपकी रिकमेंडेशन है, बैंक से ही निकल कर आ रही है रिकमेंडेशन। तो बैंक निफ्टी जितना स्ट्रॉन्ग दिख रहा है अभी भी, निफ्टी से क्या वो चाल एक्सपेक्ट करनी चाहिए? क्योंकि बेस आप जिस तरह से बात कर रहे हैं नरेश, रिलायंस की चाल इस वक्त चल रही है, आईटी पैक वापस लौट आया है, निफ्टी क्या ऑल टाइम हाई जल्दी देखने को मिल सकता है क्या कमिंग वीक में? और कौन से सेक्टर सबसे स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं बैंक्स के अलावा? ओवरऑल मानना यह है कि जैसे ही अभी एचडीएफसी बैंक ने अगर ब्रेकआउट दे दिया है, तो ये एक ही स्पॉट था जो बाकी था पूरे लार्ज कैप हेवी वेट में, जिसने अभी तक मोमेंटम नहीं दिया था। अगर वो ऐसे ही कंटिन्यू रहता है तो न्यू ऑल टाइम हाई निफ्टी में भी हो सकता है, जैसे बैंक निफ्टी में हुआ आज जैसे 42,000 फाइनली क्रॉस हो गया थैंक्स टू एचडीएफसी बैंक। सो ओवरऑल मानना यह है कि निफ्टी में मोमेंटम अभी भी स्ट्रांग है, निफ्टी में नया है, बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। बट जब तक हम ब्रॉडर मार्केट एक्शन नहीं देखते तो ये काफी सिलेक्टिव मूव हो रहा है, वो भी हेवी वेट्स में। ठीक है, ये बताइए नूरेश, जाने से पहले मिड कैप स्मॉल कैप में यस साइंस आज थोड़े कमजोर हैं, लेकिन कौन से दो चार स्टॉक्स आपके रडार पे हैं ब्रॉडर मार्केट? ओवरऑल काफी स्टॉक्स रडार में है, बट फॉलो अप मोमेंटम नहीं आ रहा है। जैसे अगर बैंकिंग में आरबीएल बैंक हो, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो, जो छोटे बैंक्स है। सिमिलरली अगर ब्रॉडर मार्केट में ये आइडिया नहीं है, सो अगर ब्रॉडर मार्केट में देखें तो काफी नेम्स है। तो ओवरऑल मानना यह है कि फॉलो अप प्राइस एक्शन का वेट कर रहा हूं। सो एज ऑफ नाउ आरबीएल बैंक और छोटे बैंक्स में ज्यादा फोकस है। नूरेश, बहुत बहुत शुक्रिया अपने स्टॉक्स शेयर करने के लिए। योगेश मेहता हमारे साथ हैं। योगेश, आपसे बात करने का मुहूर्त ही नहीं बैठ पा रहा है। पिछली बार भी कुछ ना कुछ हो गया था, इस बार भी कुछ ना कुछ होता हुआ नजर आया, लेकिन डायरेक्टर साहब ने हमारे जुगत लगा के आपको लेके आ गए आज स्क्रीन पे। सब लोग आपको मिस कर रहे हैं। देखिए शो पे प्रियंका भी कह रही थी, हम भी बात कर रहे थे कि योगेश से बात क्यों नहीं हो पा रही, आज दूसरी बार हो गया ये। अरे भाई, पुराने स्टॉक विकर है, इतनी जल्दी थोड़े ना मान जाएंगे शो पे आने के लिए। पिछली बार भी हमसे बातचीत में काफी अच्छे स्टॉक्स बोल के गए थे, 30-40% बढ़ गए थे। अभी ये बताइए, तेजी में तो आपको बड़े कॉल आते रहा करेंगे अपने पिछले रोल में, आज तो आप अपने समय के राजा है,
लेकिन इस समय तो योगेश जी को मोतीलाल ओसवाल के रोल में ऐसे समय में आप बुला नहीं सकती हैं, क्योंकि दोनों कानों में एक एक फोन और एक हाथ में 3 फोन, सारे बड़े बड़े अचना है, भैया क्या लेना है, बेचना है, बेच दूं, क्या मुनाफा आ रहा है, अभी आपने मुझे नहीं बताया था। आप मिस कर रहे हैं वो दिन? हाँ अजय, थोड़ा बहुत मिस कर रहे हैं, लेकिन अभी जो क्लाइंट सेट हैंडल कर रहा हूँ तो वहां पे भी वही हाल है, बट बहरहाल सिर्फ फर्क इतना है कि अभी पीस ऑफ माइंड के साथ काम हो रहा है और कोई प्रेशर कम रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, आज अपने क्लाइंट्स को क्या आपने मुनाफा बुक करवाया है या कुछ और स्टॉक्स दिए? अजय, वेरी फ्रैंक, देखिए जो मैंने अभी मुनाफा बुक करवाने के लिए जो सजेशन दिया है वो है पब्लिक सेक्टर बैंक में, वो भी ज्यादातर करके लार्ज कैप बैंक, नॉट द स्मॉल एंड मिड साइज पीएसयू बैंक। वहां पे अभी भी मेरा आउटलुक ऐसा है कि जहाँ पे जो नंबर्स आए हैं, क्वार्टरली नंबर्स काफी अच्छे हैं, और अगर यही कंटिन्यूटी रही अगर नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर में या फिर सिर्फ 2 क्वार्टर में भी, तो जो छोटे छोटे मिड साइज पीएसयू बैंक है या स्मॉल साइज पीएसयू बैंक है, वहां पे काफी कुछ एक्शन नजर आ सकता है, एंड मुनाफे के लिए काफी कुछ इसमें प्रोस्पेक्ट्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तो आई थिंक बारिंग लार्ज, यानी मैं नाम भी दे सकता हूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर कैनरा बैंक, वो सारे जो है वहां पे मैंने प्रॉफिट बुक करवाया है, और जो छोटे छोटे स्मॉल साइज पीएसयू बैंक्स है वहां पे अभी भी होल्ड करके रखा है या फिर विल एड ऑन डिक्लाइंस। तो ये जो चीज है यहाँ पे, एक चीज यहाँ पे है, और सामने जो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो मार्केट इतना बढ़ रहा है, वी आर नियर टू ऑल टाइम हाई, और अभी जो कल के नंबर्स के बाद यूएस के नंबर के साथ ऐसा लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन दोनों धीरे धीरे करके कंट्रोल में आएंगे, तो उसकी वजह से इंडिया का जो पर्सपेक्टिव है और जो उनका नजरिया है एफआई का, वो और भी चेंज हो जाएगा, और यहाँ से हमें ऑल टाइम हाई भी नजर आ सकता है। और फिलहाल के लिए सिर्फ ये जो सिर्फ आगाज हुआ है, पहला है, एक ही सेशन हुआ है पोस्ट यूएस मार्केट रिएक्शन, तो अभी धीरे धीरे ऐसा होगा कि इंडियन मार्केट के रिएक्शन भी यूएस मार्केट उनको फॉलो करेगा, तो इंशाल्लाह ऐसे दिन भी आएंगे। और आई थिंक वैल्यू स्टॉक्स में यहाँ पे लेना चाहिए, जहाँ पे रेलवे स्टॉक्स काफी कुछ अच्छा वैल्यू बाय हो सकता है, जहाँ पे इवन आरबीएनएल है या फिर राइट्स है, जिसके नतीजे आए थे, कंसल्टिंग थोड़ी कम है, इसके लिए स्टॉक थोड़ा करेक्ट हुआ है। बट आई थिंक रेलवे स्टॉक्स जो पीएसयू बैंक्स, पीएसयू बेस्ड रेलवे एंटरप्राइजेस है, वहां पे काफी कुछ एक्शन देख सकते हैं। योगेश, आपसे चर्चा जारी रहेगी, प्लीज बने रहे हमारे साथ। इस बीच हमारे साथ कुणाल बोथरा भी हैं स्टूडियो से, उनसे भी एक टेक्निकल राय ले लेते हैं कि वो इस वक्त वेरी क्विकली क्या बाजार पर व्यू बना रहे हैं, बेट्स कहाँ ले रहे हैं। आप बैंक्स पे तो क्या योगेश को सुन ही रहे हैं कि शायद थोड़ा सा पब्लिक सेक्टर बैंक्स में उनको लग रहा है कि शायद थोड़ा सा ब्रीदर आ सकता है। अभी ट्रेडिंग के लिहाज से आपको कौन से स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं काउंटर्स? तो पीएसयू बैंक्स पे तो फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तेजी बरकरार रहनी चाहिए। हाँ, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग ऑफकोर्स आ सकती है, बट लेकिन लार्जली जो ट्रेंड दिख रहे हैं, मुझे वो दौर याद आ रहा है जब एसबीआई 180 का हुआ करता था 2020 में, और जब उसने ब्रेकआउट दिया उसके बाद में मल्टी मंथ मल्टी ईयर अपट्रेंड पे चला गया। मेरे अनुमान से आई थिंक काफी सारे पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स उस दौर से गुजर रहे अभी। तो आई थिंक द बेस्ट इज येट टू कम फॉर पीएसयू बैंकिंग नेम्स। जो मैं लॉन्ग टर्म के चार्ट्स के हिसाब से देख रहा हूँ, जो कपल ऑफ बेट्स जो मैं यहाँ पे इनिशिएट करूंगा, पहला रहेगा गोदरेज प्रॉपर्टीज पे। बहुत ही रिमार्केबल रिकवरी रही लास्ट 2 दिन में, स्टॉक ने ऑलमोस्ट 10 to 15% रिकवर कर चुका है, वी शेप रिकवरी है स्टॉक अभी अपने मूविंग एवरेज जिसके ब्रेकआउट के लेवल्स पे आ चुका है। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि यहाँ से और 100 पॉइंट चल सकता है स्टॉक। 1400 का टारगेट रख सकते हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज पे, स्टॉप लॉस 1250 का रख सकते हैं। और सेकंड स्टॉक रहेगा M&M पे। 3 दिन से स्टॉक हालांकि डाउन साइड पे है, आज भी स्टॉक ऑलमोस्ट अपने डेज लो के आसपास ट्रेड कर रहा है, बट मेरे अनुमान से बहुत अच्छा कॉन्ट्रा बाय लेवल बन सकता है M&M पे, तो मैं इस पे इनिशिएट करूंगा बाय। टारगेट रख सकते करीबन 1325 का, स्टॉप लॉस 1260। कुणाल, ये सवाल मैं आपसे रोज रोज नहीं पूछता हूँ, क्योंकि हम लोग थोड़ा शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, नियर टर्म व्यू वाले डिस्कशंस करते हैं, लेकिन आज क्योंकि फ्रेश लाइफ टाइम हाई बना है बैंक निफ्टी में, तो ये सवाल पूछ रहा हूँ मैं आपसे, अगले 12 महीने में 50,000 निफ्टी बैंक निफ्टी लगता है अगले 12 महीने में? पॉसिबल, वेरी मच पॉसिबल। मतलब 25% बैंक निफ्टी क्या पोटेंशियल है अगले 12 महीने में जो मोमेंटम चालू हुआ है? परफेक्ट। काफी एम्बिशियस हो रहे हैं आज। नहीं, मेरे हिसाब से एकदम फेयर है ये। That's right. और मैं इसके अंदर
पुलबैक्स वगैरह सारे फैक्टर इन करके चल रहा हूँ। अगर यहाँ से ये 5,000 का बीच में कहीं फॉल भी आ जाए, हाँ। फिर भी 8-9 हजार पॉइंट अगले 12 महीने में। 12 महीने का और प्लस जिस तरह की रफ्तार अभी दिखा रहा पकड़ी है है। तो 12 महीने काफी अच्छा टाइम Internally backed है इट्स अ रैशनल चॉइस, एक्चुअली रैशनल वे ऑफ तो अगर थिंकिंग। वाईटीडी परफॉर्मेंस देखे, अगर मैं एक डेटा ऐड करूंगा तो 17.5% कुछ बैंक निफ्टी अप है, 18% होगा शायद अभी आज के मूव के बाद में। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पे 17.5% की मूव है, पीएसयू बैंक्स पे 45% या 50% की राइज है ऑन अ वाईटीडी बेसिस। तो अभी तक तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स चले ही नहीं है उस रिगार्ड से देखे तो। आज एचडीएफसी बैंक की मूव के बाद में वो कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है कि हाँ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में अभी भी जोश है। अगर 20% एचडीएफसी बैंक यहाँ से चल गया तो यहाँ समझिए 2-2.5 हजार पॉइंट निफ्टी चल जाएगा नेक्स्ट 12 महीने में। बड़े दिग्गज बैंक्स का तो सपोर्ट है और फिर स्मॉल बैंक्स भी इस वक्त इस रैली में पार्टिसिपेट कर भी रहे हैं। लेकिन अजय, साथ ही गोदरेज प्रॉपर्टीज पर जो इस वक्त कुणाल ने कॉल दी है, काफी बोल्ड कॉल है। गोदरेज प्रॉपर्टीज में जितना कुछ होना है आपको लग रहा है प्राइस इन हो गया है। 25 रुपए का 2500 का भाव हुआ करता था। ये वो स्टॉक है जो पिछले 1 साल में 40% गिरा। लेकिन ये जरा डायरेक्टर साहब 1 साल का व्यू ये दिखाना जरूरी है, क्योंकि आजकल कुणाल हमारे ना बहुत ज्यादा कॉन्ट्रेरियन व्यूज भी लेने से हिचकते नहीं है। एसआरएफ पहले आपको बताया था, एक और ऐसा ही आपने स्टॉक बताया था जो 50-60% ऊपर से गिरा हुआ था। ये देखिए आरती था या कोई तो था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। और अब गोदरेज प्रॉपर्टीज में आपको एक अपॉर्चुनिटी बन रही है कि बॉटम बन गया है। लेकिन अजय, रैशनल है इसके लिए पॉजिटिव वैसे देखे तो। अच्छा? हाँ, और जेफरीज ने टारगेट 1700 तक के भी दिए हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज में, और इन्होंने जो गाइडेंस दी है ना, ये गाइडेंस ही रीच कर जाएंगे डिस्पाइट द मिस इन सेल्स पूरे साल की जो दी है, पूरे साल की जो तो दी है। गाइडेंस को देख लेंगे। और इनफैक्ट इनके जो गाइडेंस के लेवल्स हैं, प्री सेल्स 10,000 करोड़ की मानकर चल रहे हैं, इन्वेंट्रीज 10 मिलियन स्क्वायर आपको लगता है कर लेंगे? ये हो जाएगा गोदरेज प्रॉपर्टीज, क्योंकि 6 नए लॉन्चेस हैं जो कि प्लान कर रहे हैं इन कमिंग डेज। इंटरेस्टिंग, अच्छा पैसा बन सकता है क्योंकि पूरा गांव निकल चुका है इसमें से, पोजीशन है ही नहीं। इंटरेस्टिंग। चलिए, तो इस पिक पर खास नजर रहेगी। लेकिन कमिंग बैक टू यू योगेश, आईटी सेक्टर, बैंकिंग तो लगातार हम देख रहे हैं कि सपोर्ट कर रहे हैं मार्केट्स को, लेकिन आईटी सेक्टर में जिस तरह से ग्लोबल एक सपोर्ट आता हुआ दिखा सीपीआई डेटा के बाद, उसके बाद आज आईटी सेक्टर में दमदार एक्शन हमने देखा। चले गए, हमारे साथ नहीं है। ओके, चलिए योगेश, जब वापस लौटेंगे आईटी सेक्टर पर उनसे बातचीत जरूर करेंगे। लेकिन अजय, इस बीच मिड कैप आईटी स्टॉक्स को देखें, आज मिड कैप में निफ्टी, बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन मिड कैप आईटी के चुनिंदा स्टॉक्स आज बेहद अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मानसी, मैं आपका 2 मिनट के लिए ध्यान रोकना चाहूंगा। एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और वो है जैनेट येलेन, जो कि यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं। वो इंडिया आ रही हैं। मैं काश जो है ना वो मक्खी होता है जो दीवार में बैठा होता और इनकी बातचीत सुन सकता होता। तो सुनिए, देश की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी और सबसे वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के फाइनेंस मिनिस्टर्स साथ में चर्चा कर रही हैं अपनी इकोनॉमीज की। एक की इकोनॉमी भरपूर तेजी से आगे बढ़ रही है और दूसरी लड़खड़ा रही है। ये लोग क्या बात कर रहे होंगे, बट थोड़ी झलक हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस से मिल जाएगी। आइए सुनते हैं। तो आप देख रहे थे इंडिया यूएस इकोनॉमिक फाइनेंशियल पार्टनरशिप फोरम, जिसमें यूएस सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी और उसके साथ ही साथ भारत में हम जैसे ही गए वहाँ पे, लेकिन हमें इसका अंश निकाल के लाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। और हमारी मेघना, हमारी जो कॉलीग है, वो वहाँ बैठी हुई हैं, वो सुन रही हैं सारी बातें, सब लेके आएंगी। योगेश, अगर ना आ पाए हो अभी हमारे पास, तो हम रिसर्च में से किसी को लेके आते हैं और हम आपको बताते हैं कि एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड दोनों में जो जबरदस्त तेजी आज देखने को मिल रही है वो क्यों है। 6.5% की एचडीएफसी बैंक में, और एचडीएफसी लिमिटेड भी आ जाएगा आपके स्क्रीन पे। आई थिंक सौमित हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सौमित ने आई थिंक ये ऑलरेडी एक बार पहले के दिन में शो में भी बताया है, तो हम होना चाहिए हमारे पास वो। एक्चुअली ये एमएससीआई इंडेक्स में जो चेंजेस हुए हैं उसका एक इम्पैक्ट है जो कि इस वक्त नजर आ रहा है। सुनते हैं सौमित को। सौमित बताइए, सौमित से समझते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो एमएससीआई ने अपने जो रूल्स है कॉर्पोरेट इवेंट जैसे कि एमएनए होते हैं एक्टिविटीज़, उसको कैसे हैंडल करना है, इस रूल को उन्होंने बदल दिया। अब ये रूल में बदलाव होने के कारण जो चांसेस है एचडीएफसी बैंक के इंक्लूड होने के एमएससीआई इंडिया इंडेक्स में वो काफ़ी हाई हो चुके हैं। अब उनका स्टेटमेंट क्या कहता है? उनका स्टेटमेंट ये कहता है कि अगर एक कॉन्स्टिट्यूएंट कंपनी, जो कि इस केस में एचडीएफसी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूएंट कंपनी जो कि एचडीएफसी बैंक है, उसके साथ अगर मर्ज कर जाती है, तो जो नॉन कॉन्स्टिट्यूएंट कंपनी है एचडीएफसी बैंक, उसे रिप्लेस कर दिया जाएगा इंडेक्स में
HDFC के बदले। तो इसके वजह से HDFC बैंक के इंक्लूड होने के चांसेस हाई हो गए, जो कि वो मर्ज एंटिटी होगा। अब चूंकि एक मर्ज एंटिटी होगा, इसका जो टोटल और फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो भी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से FI का जो वेटेज होगा वो अभी 5.7% जो है वो बढ़ के करीब 12 to 13% के आसपास होने की एक्सपेक्टेशंस है। अब ये वेटेज बढ़ने के कारण इसका मतलब ये तो नहीं होता कि नए इंक्रीमेंटल इनफ्लोज आएंगे FIs के, बट इसका मतलब ये ज़रूर होता है कि FI का आउटफ्लो नहीं होगा इस मर्ज एंटिटी से। अगर आपको याद होगा तो पहले एक बहुत बड़ा ओवरहैंग था ये मर्ज एंटिटी के लिए कि FI हेडरूम कम होने के कारण HDFC बैंक MSCI इंडिया इंडेक्स में इंक्लूड नहीं होने वाला था, जिसकी वजह से FI सेलिंग होने की एक्सपेक्टेशंस थी और ये बहुत बड़ा ओवरहैंग था। इसकी वजह से हमें ड्रॉप भी देखने को मिला था शेयर प्राइसेस में, बट चूंकि अब ये ओवरहैंग निकल चुका है क्योंकि MSCI ने अपने रूल्स में बदलाव लाए हैं और इसी कारण हमें ये अपमूव देखने को मिल रहा है HDFC और HDFC बैंक में, क्योंकि अब FI सेलिंग नहीं होगा मर्जर के कारण मर्ज्ड एंटिटी में। HDFC और HDFC बैंक में तेजी के कारण सौमित बता रहे थे, लेकिन ये जो जेनेट येलेन जो आई हुई है यहाँ पे और वो बातचीत कर रही है, बहुत इम्पोर्टेंट महीना है ये। अभी सऊदी जो सिल में बिन सलमान है वो भी आने वाले, सऊदी प्रिंस जेनेट येलेन आई हैं और मोदी जी भी बाली जाने वाले G20। तो काफ़ी कुछ हो रहा है और बहुत सारी इकोनॉमिक गतिविधियों का केंद्र एशिया बन गया है और उसमें बहुत बड़ा रोल भारत निभा रहा है और इसीलिए हर बड़ी इकोनॉमी के रिप्रेजेंटेटिव्स भारत आ रहे हैं, अगर आप एक साल से देखें तो, और बातचीत कर रहे हैं हमारे टॉप लीडर्स के साथ कैसे हम कारोबार बेहतर कर सकते हैं इंडिया के साथ और इंडिया का डायरेक्शन किस समय ग्रोथ पे कहाँ पे है। ऐसी हमने एक बातचीत नीरज अग्रवाल BCG के एशिया चेयरमैन से भी की, आइए सुनते हैं। डिजिटाइजेशन ऑफ इंडिया के बारे में बहुत बात होती है कि अब गवर्नमेंट सब्सिडीज भी डिजिटाइजेशन के थ्रू जा रही हैं। इंडिया का जो मॉडल है बहुत यूनिक है, उसके बारे में बहुत बात होती है। आई थिंक एक और चीज के बारे में बात होती है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनता जा रहा है, पोर्ट्स का, रोड्स का, जो शहरों के बीच में है, करेक्ट, उसके बारे में काफी तब्दीली आ रही है और सब लोग नोटिस कर रहे हैं और जो प्रॉब्लम्स भी हैं वो जल्दी जल्दी सॉल्व हो रही हैं। सो आई थिंक दैट इज गुड। फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट्स जो बनते आ रहे हैं धीरे धीरे, पहले काफी समय लग रहा था, उसमें तब्दीली आ रही है, वो भी काफी अच्छा है। सो ये सब चीजें काफी अच्छी हैं और कुछ चीजें जो गवर्नमेंट ने पहले की हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स किया था, बैंकरप्सी कोड किया था, रेरा किया है, वो सब के बेनिफिट्स अब आने शुरू हुए, बिकॉज उसमें समय लगता है हर चीज में। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में अब नाउ हम आप देखते हैं कि 1-2% बदलेंगे तो ऐसे नंबर बदल जाता है, वो फीडबैक मैकेनिज्म। तो पहले क्या था कि कोई भी आप चीज बदलते थे उसका फीडबैक में बहुत दिन लगता था, अब फीडबैक फास्ट हो गया है, वो बड़ा अच्छा चीज। और कलेक्शन डेटा, कलेक्शन डेटा, दैट्स व्हाट मीन बाय फीडबैक, कलेक्शन डेटा खट से चेंज हो जाता है। अच्छा ये बताइए नीरज जी कि यहाँ से अगर हम डेकेडल अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं, MNC आफ्टर MNC हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक टाइम्स में, यहाँ पे या तो अपना कारोबार करना चाहती हैं, बढ़ाना चाहती हैं, या इंडिया पार्टनर ढूंढ रही हैं, और अब MNCs बात कर रही हैं डेडिकेटेड इंडिया स्ट्रैटेजी की। तो कौन से सेक्टर्स में आपको बहुत शानदार काम होता हुआ नजर आता है जहां पे एक्शन काफी हो रहा है? एक्चुअली एक्शन बहुत सेक्टर्स में है, बहुत सेक्टर में है। कंज्यूमर सेक्टर में है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, एनर्जी सेक्टर में है, मतलब लिस्ट लंबी है, ऑलमोस्ट मुश्किल है सोचना कि कहां पर नहीं है। उस तरह से मतलब वो उस तरह से आई वुड स्टार्ट फ्रॉम देयर। बट ये है कि मैं बारी बारी ये कहता हूं कि हमें अपने आप को स्ट्रांग करते जाना है। तो MNCs बिल्कुल आएंगी क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है और बहुत जगह दुनिया में उनको चैलेंजेस लग रहे हैं, तो अपॉर्चुनिटीज अपने आप आएंगी। बहुतों के पास China+1 स्ट्रेटजी है, या वो China+1 में लेकिन इंडिया जा सकते हैं, लेकिन बांग्लादेश भी आ सकते हैं, वियतनाम भी आ सकते हैं, फिलीपींस भी आ सकते हैं, इंडोनेशिया भी आ सकते हैं। तो बट इंडिया एक एट साइज मार्केट है, बट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम लोग अभी भी और चीजें कर सकते हैं। और क्या चैलेंजेस दिखते हैं? एक तो स्कोप और इंप्रूव करने का, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और कुछ चैलेंजेस जो हमें ओवरकम करने चाहिए। आई थिंक हमारा जो है एजुकेशन जो है, हमारा जो टॉप एंड है वो बहुत बढ़िया है, लेकिन हमारा वर्कर प्रोडक्टिविटी जो है एवरेज, उसमें अभी भी जरूरत है। छोटे छोटे स्किलिंग जो है, आई थिंक हमें स्किलिंग में काफी काम करना है। आप दूसरे देशों में जाओ तो स्किलिंग पे बहुत, वोकेशनल पे बहुत काम हुआ है, ताकि हाईली स्किल्ड वर्कर्स रहे। हाँ, हाईली स्किल्ड रहे, वो प्रोडक्टिविटी उनसे इंप्रूव होगा। तो वो उस पे हमें बहुत काम करना है और हमें हेल्थ की क्वालिटी इंप्रूव करनी है। और टेक्नोलॉजी हमें अलाउ करेगा कि हमारे पास वी डोंट नीड टू स्पेंड लाइक 12-13% ऑफ GDP जो बाकी देश स्पेंड करते हैं, हम 4-5% ऑफ GDP स्पेंड करके हेल्थ आउटकम्स इंप्रूव कर सकते हैं, वो बहुत जरूरी है। एक और बात जो है, क्रिटिक्स बोलते हैं कि सब आपका GDP तो बहुत बढ़ रहा है एब्सोल्यूट साइंस में, और आप बढ़ते जा रहे हैं कतार में,
लेकिन आपका पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ रहा। वो कब बढ़ना शुरू करेगा उसी प्रोपोर्शन में कि कब ज्यादा, अभी भी वही 2000-2500 के आसपास अटका हुआ है। आगे आने वाली डेकेड में आपको उसमें भी एक जे कर्व दिखता है क्या? नहीं, देखिए अब हमारा पॉपुलेशन रफली फ्लैट होने वाला है एक कुछ सालों में। मतलब ऑलरेडी जो रिप्रोडक्टिव रेट है और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो बैलेंस में आ गया है। कुछ स्टेट्स में थोड़ा डिक्लाइन में भी है, लेकिन ओवरऑल देखेंगे नेशन में तो 0.4-0.5% बढ़ रहा है और कुछ सालों में वो स्टेबलाइज होने वाला है। तो वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके ऊपर हमारा जीडीपी मुझे तो काफी कॉन्फिडेंस की 7-8% के रेट पे बढ़ सकता है। अगर आप उसी को मैच करेंगे तो 8-10 सालों में हमारा जीडीपी डबल हो जाएगा और पॉपुलेशन अगर बराबर रहेगा और जीडीपी बढ़ेगा, डबल होगा तो जीडीपी पर कैपिटा डबल हो जाएगा। तो वो एक बड़ा मेजर बदलाव है भारत में, बिकॉज $2,500 जीडीपी पर कैपिटा और $5,000 जीडीपी पर कैपिटा में बहुत फर्क है। और वो $5,000 जीडीपी पर कैपिटा बड़े शहरों में तो 10,000 तक चला जाता है। तो उसमें जो आपकी आमदनी है वो उसको आप किस तरह स्पेंड करते हैं, किस तरह की चीजें खरीदते हैं, आपका नजरिया क्या है, सब बदल जाता है। अच्छा, जाने से पहले मैं आपसे एक और बात पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप बिग पिक्चर प्लानिंग करते हैं, आप उन कॉर्पोरेशन के साथ बैठते हैं जो 3, 5 या 10 ईयर स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं। इस डेकेड में कुछ और मेगा ट्रेंड्स जो आप शेप होते हुए देखते हैं, जिसको अभी हम शायद अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, बट आगे आने वाले सालों में वो एक बड़ा ट्रेंड उभर के आ सकते हैं भारत में। तो एक तो ये क्लाइमेट एंड सस्टेनेबिलिटी इटसेल्फ एक मेजर ट्रेंड है, जिसमें कि हमें अभी लगता है कि वो हमारे को तो ये मुश्किल है। मुझे लगता है कि उसमें अपॉर्चुनिटी है, इतने बिजनेसेस क्रिएट होंगे उसमें जो कि प्रॉफिटेबल होंगे। मुझे लगता है कि एक हमें इंडिया को उसमें लीड लेनी चाहिए। रिन्यूएबल्स में, इलेक्ट्रिक व्हीकल में, आप बहुत तरह के बिजनेसेस हैं। डिजिटाइजेशन में नए तरह के बिजनेस मॉडल आने वाले हैं। इंडिया शुड एब्सोल्युटली लीड, उसमें इंडिया को लीड करना है। तीसरा, ये जिसे कहते हैं ना हम सिंथेटिक बायोलॉजी, ये बहुत सारा, अगर मैं एक टेक्निकल वर्ड यूज करूं, अभी तक जो भी अपॉर्चुनिटी हुए थे वो फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस के इंटरसेक्शन पे हुए थे। अभी बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस के इंटरसेक्शन पे बहुत नए तरह की अपॉर्चुनिटी है। प्लांट बेस्ड फूड्स, नए तरह के ड्रग्स, ये सब में बहुत अपॉर्चुनिटीज है। एग्रीकल्चर में क्रिस्पर टेक्नोलॉजी को आप अपना नया ग्रीन रेवोल्यूशन हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो कि बहुत जरूरी है भारत के लिए। नीरज, डिफेंस के ऊपर खास तौर पे बोल रहे थे, डिफेंस और न्यू एनर्जी, और वहीं डिफेंस कंपनी HAL जो सबसे ज्यादा पसंदीदा स्टॉक है, क्या रिएक्शन आ रहा है बहुत शानदार रिजल्ट के बाद? इनफैक्ट अगर आप 6 महीने 3 महीने का ग्राफ भी देखें, ये स्टॉक अच्छे मोमेंटम में है और लगातार हमारे यहाँ पैनलिस्ट इसके बारे में तारीफ करते रहते हैं और ट्रेड कराते हैं। आज 100 रुपये ऊपर रिजल्ट पे मुनाफा बढ़ा है, 850 वाला ऑलमोस्ट 1220 करोड़। अगर रेवेन्यूज की बात करें, अच्छा रेवेन्यू थोड़ा सा नरम है, एबिटा बढ़ा है 1240 से बढ़कर 1622, क्या बात है, 400 करोड़ का एबिटा इंक्रीज। इसीलिए रेवेन्यूज भी कंसोलिडेटेड बेसिस पर बढ़े। लिखिए आए जरा, मुझे आए वाला गजब, ये है मार्जिन एक्सपेंशन 10% हायर, 22.5 वाला 31.5। राजेश और आरुष आदित्य दोनों हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रिजल्ट तो हमने बता दिया, ट्रेड क्या बन रहा है इस पे। राजेश, आपने कई बार HAL में ट्रेड करवाया लॉन्ग साइड पे, अभी क्या करना चाहिए? 4% ऊपर है अच्छे नतीजों के बाद। गुड आफ्टरनून अजय, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो जिस तरीके से HAL में मोमेंटम बना है, स्टॉक ने ऑलमोस्ट जो पिछले कुछ दिनों में हमने दो साइडवेज एक करेक्शन देखा था, वो एक ऑलमोस्ट 50 डे मूविंग एवरेज से बाउंस बनते हुए दिख रहा है। अब ये स्टॉक के ओवरऑल लॉन्ग टर्म सेटअप तो पॉजिटिव और नियर टर्म सेटअप पे भी एक अच्छे सपोर्ट एरिया से बाउंस बना है। हमें लगता है HAL के सेटअप के हिसाब से यहाँ पे जो नेक्स्ट टारगेट बनना चाहिए वो करीब 2550 और 2600 तक के अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। जिनके पास पोजीशन है या करंट लेवल पे बाय कर रहे हैं, अब यहाँ पे स्टॉप लॉस हम सजेस्ट करेंगे करीब 2465 के आसपास। ये स्टॉप लॉस से HAL को बाय किया जा सकता है। और स्टॉक में हमें लगता है कि कभी भी कोई छोटी मोटी अपनाना चाहिए। स्टॉक में सीरीज ऑफ हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है जो कि एक क्लियर स्ट्रेंथ दिखाते हैं, और हमें लगता है ये स्टॉक एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे 2550 2570 की तरफ शॉर्ट टर्म में कंटिन्यू करते हुए दिखेगा। ये तो HAL पर एक व्यू रहा। हमारे साथ आदित्य भी हैं, आदित्य से भी समझ लेते हैं ये तो क्या स्टॉक्स पर रिएक्शन है। इनफैक्ट M&M का भी नंबर्स आए, कैसे नंबर्स आए इसको भी एक बार रिव्यू करेंगे। सृष्टि ने तैयार किया ये रिव्यू, एक बार वो भी पुल अप करते हैं। लेकिन आदित्य से पहले चलिए एक बार वेरी क्विकली बात कर लेते हैं। आदित्य, गुड आफ्टरनून। लास्ट टाइम जब बात हो रही थी तो आई रिमेम्बर तब बुलिश व्यू के साथ ही आप भी थे, और वाकई बुलिश व्यू अगर रखा था तो इट वाज अ गुड
गुड कन्विक्शन ऑल्सो। लेकिन आप इन लेवल्स पर कहां पर और तेजी बढ़ सकती है? बैंक्स काफी चल चुके हैं, आईटी ने अब चाल शुरू की है, मेटल से एक रीबाउंड एक्सपेक्टेड था, आईटी या मेटल या फिर बैंक से, क्या चूज करेंगे? वेरी गुड आफ्टरनून, मुझे अपने बीच में शामिल करने के लिए शुक्रिया। आपने बिल्कुल करेक्टली कहा कि एक एक करके सेक्टर रोटेशन हो रहा है, कभी बैंकिंग चल रहा है, कभी मेटल्स चल रहे हैं बिकॉज ऑफ डॉलर करेक्शन, ऑटो भी चल रहा है। ऑटो ने एक्चुअली लीड किया था रैली को, पर अभी जो सेक्टर सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट में भी कर सकता है, जो अपकमिंग सेक्टर है, वो है रियल एस्टेट सेक्टर। वहां पे अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। ऑल्दो अगर निफ्टी, बैंक निफ्टी सबको ऊपर के लेवल पे जाना है, जैसे कि हम ब्रेकआउट देख रहे हैं निफ्टी में 18,500 पे निफ्टी खड़ा है, तो ऊपर के लेवल पे जाना है तो बैंकिंग एंड फाइनेंस का तो पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट ही है, पर रियल एस्टेट एक अपकमिंग सेक्टर दिख रहा है जहाँ पे अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, गोदरेज प्रॉपर्टीज में, ओबरॉय रियलिटीज में, डीएलएफ में। तो वो एक सेक्टर ऐसा लग रहा है जहाँ पे अभी थोड़े अपसाइड दिखता है और रैली हो सकती है वहां पे। तो चलिए ये राय इस वक्त मिलती हुई और कई सारे नतीजे एक एक कराना शुरू हो चुके हैं। इस बीच HAL के बाद KRBL, IDFC लिमिटेड के नंबर्स भी आए। ऑन दी फेस ऑफ इट दोनों नतीजे भी पॉजिटिव हैं और एक साइड पर एक बार राजेश जी आप अपनी राय दीजिए, क्योंकि नतीजे यहाँ पर प्रॉफिट के फ्रंट पर मजबूत रहे, करीब 25% की बढ़त देखी हमने और इसी के साथ साथ रेवेन्यूज भी अच्छे खासे बढ़ते हुए दिखे। एक साइड इंडस्ट्रीज के स्टॉक इस वक्त रिएक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन गिरावट में किस तरह से प्ले आउट करना चाहिए इसे? शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म में स्टॉक में एक बेस फॉर्मेशन देखने को मिला एक्साइड में और स्टॉक में एक अच्छी रिकवरी भी बनते हुए दिखी। लेकिन अगर हम इसके नियर टर्म सेटअप देखें तो ऑलमोस्ट 178 180 जोन जो है इसका एक मल्टीपल सप्लाई जोन है, वहीं से थोड़ा हमने प्रॉफिट टेकिंग जरूर देखा है हायर साइड से, और पिछले 3-4 सेशन से स्टॉक कंटिन्यूस वहां पे उसी लेवल से एक सप्लाई प्रेशर देखते हुए मिला है। हमें लगता है अभी जिस तरीके से करेक्टिव मूव आज के सेशन में बना है, थोड़ा सा और डिप ले सकता है स्टॉक टुवर्ड्स 169 168, वो एक अच्छे सपोर्ट एरिया है नियर टर्म के हिसाब से। तो हम ये सजेस्ट करेंगे थोड़ा वेट कर ले, 168 के आसपास अगर ये स्टॉक आता है तो वहां बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस उस समय हम रखेंगे करीब 165 का, और पुलबैक में इसके वापस टारगेट 175 178 ये इमीडिएट टारगेट होंगे। ब्रेकआउट इसमें जो चाहिए वो आना चाहिए प्राइस एक्शन का, जब 178 के ऊपर वीकली क्लोजिंग ये कंटिन्यू करेगा तो वहां से एक अच्छा मोमेंटम इसमें 200 रुपए तक भी आते हुए दिख सकते हैं, बट टाइमिंग हमें लगता है थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। 178 का ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए फर्दर बड़े मूव के लिए। राइट, तो ये तो कुछ स्टॉक्स पे व्यू है इस वक्त। अब कन्विक्शन आगे कहाँ बन रही है राजेश? अब कौन से स्टॉक्स हैं जहाँ अभी तेजी का मोमेंटम आपको लग रहा है जारी रहेगा? आपकी पिक्स क्या होंगी जी? तो प्रियंका जी, पहला स्टॉक मेरा रिलायंस इंडस्ट्री रहेगा। काफी अच्छे मोमेंटम बने स्टॉक में, आज डिसाइसिव ब्रेकआउट हुआ है 2600-2610 की रेंज पे। मल्टीपल टाइम हमने देखा फिजल आउट होती थी रैली, लेकिन आज जिस तरीके से प्राइस एक्शन बना है, हमें लगता है रिलायंस में एक अच्छा मोमेंटम यहाँ से कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। स्टॉक में जो हमने टारगेट शेयर किए थे वो करीब 2670 तक के थे, लेकिन हम यहाँ मान के चल रहे 2720 2740 तक की अपसाइड भी आते हुए दिख सकती है। तो रिलायंस इंडस्ट्री बाय करने की सलाह, स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 2595 के आसपास। दूसरा स्टॉक आईटी से हमें टीसीएस, लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स में आज टीसीएस हमें काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। सारे आईटी स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम बना है। अगर इसके वीकली चार्ट अगर आप देखें तो स्टॉक में एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए दिख रहा है वीकली चार्ट पे, जो कि कहीं ना कहीं ट्रेंड रिवर्सल के साइन बनते हुए दिख रहे हैं टीसीएस पे। तो एक काफी बड़े अंडर परफॉर्मेंस के बाद स्टॉक में एक यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल वीकली चार्ट पे बनते हुए दिखा है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टीसीएस में मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। ट्रेडिंग टारगेट 3360 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस होगा 3265 का। वो तीसरा स्टॉक होगा यूपीएल। यूपीएल में देखें तो ये 4th कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे स्टॉक एक अच्छी स्ट्रेंथ कैरी करते हुए दिख रहा है, और जिस तरीके से स्टॉक में अब ये स्टॉक अपने सारे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन कर रहा है, स्टॉक अपने एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन को अप्रोच करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है ये स्ट्रेंथ यहाँ पे फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। यूपीएल के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 800 से 815, स्टॉप लॉस होगा 750। तो यूपीएल के स्टॉक में यहाँ पर खरीदारी के कॉल्स, वहीं टीसीएस आईटी प्लेज में अच्छी मजबूती और मिड कैप आईटी पर भी डिस्कशन करना है। लेकिन इस बीच आदित्य, एक बार पहले आप अपनी टेक्निकल पिक्स बताएं, कौन से ट्रेड से जाएंगे आज?
वेरी गुड आफ्टरनून। सो इंडिगो में मेरा बाय रहेगा। अभी 1755 के लेवल पे अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। इंडिगो में ट्रैक्शन बहुत टाइम बाद आ रहा है, नीचे से अच्छा सपोर्ट ले रहा है और यही लेवल पे अक्सर इंडिगो सपोर्ट लेता रहता है। तो 1755 के लेवल पे बाय लेवल बन रहा है। 1680 का स्टॉप लॉस है, 1900 का टारगेट है। सेकेंड स्टॉक मेरा रहेगा जोमैटो। तो जैसा हम रिसेंटली देख रहे हैं, अभी जितने भी न्यू एज टेक स्टॉक, टेक्नोलॉजी स्टॉक काफी अच्छा करे, नॉट ओनली इन इंडिया बट इवन इन यूएसए। अगर आप देखें तो कल अमेजॉन 11% बढ़ा था, नैस्डैक इटसेल्फ 7% बढ़ा था वो। तो ये आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा ग्लोबल ट्रेंड है कि जो भी बीटन डाउन नेम्स है, टेक्नोलॉजी स्टॉक्स है, वो अच्छा कर रहे हैं। तो इंडिया में एक जोमैटो अच्छा कर रहा है। नाइका ने आज सुबह 14 से 15% की तेजी दिखाई। तो जोमैटो अभी कैचअप कर रहा है। 72 लेवल पे बाय का लेवल है, 65 पे स्टॉप लॉस है, 86 और 90 का टारगेट है। और लास्टली रहेगा तत्व चिंतन। ये स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म किया था जब इसकी लिस्टिंग हुई थी। बाद में जैसे ही अक्टूबर के आसपास काफी सारे जो डार्लिंग ऑफ द दलाल स्ट्रीट स्टॉक्स थे, जैसे कि एफिल, तत्व चिंतन और ये जितने भी आउट परफॉर्मर थे, सबने बहुत अंडर परफॉर्म किया। अभी कैचअप ट्रेड हो रहा है, तो इसमें अच्छा वॉल्यूम ट्रैक्शन है। तो इस हिसाब से 2432 में बाय लेवल है, 2300 का स्टॉप लॉस है और 2593 का टारगेट है। लग रहे हैं फ्राइडे मूड में डार्लिंग वालिंग जैसे शब्दों के इस्तेमाल कर रहे हैं फ्राइडे मूड में। और स्टॉक्स भी देखिए नाइका से क्यों, कुछ मामला है क्या वीकेंड का प्लान? ठीक है, कोई बात नहीं, युवा है। आरुष अगर नाइका के स्टॉक पर अपनी राय, अपने टेक्निकल नजरिया बता रहे हैं, आरुष हम आपको इस पर ट्रिगर्स क्या है वो भी बता देते हैं। और इस पर एक रिसर्च हमने कंपाइल की है। और सिर्फ नाइका ही नहीं, जोमैटो, दोनों स्टॉक्स में आज क्या एक्शन दिखा। बाजार खुलने पर नाइका के स्टॉक में एकाएक 16% तक की तेजी दिख चुकी थी और जोमैटो भी। नाइका के लिए भी कुछ फैक्टर्स थे कल ही से जो प्ले आउट कर रहे थे, एक तो एंकर लॉक इन और इसके अलावा भी जोमैटो के नंबर्स के ठीक बाद हम ये एक्शन देख रहे हैं। लेकिन क्या ट्रिगर्स हैं जो कि इतने ज्यादा मजबूती के पीछे की वजह है, आइए विनी से समझते हैं। विनी बताएं। बिल्कुल, आज जोमेटो और नाइका दोनों ये स्टॉक्स देखें तो काफ़ी अच्छी ट्रेड हो रही है, काफ़ी अच्छे मूव है इन दोनों स्टॉक्स में। तो पहले जोमेटो की बात करते हैं, क्या है बात जोमेटो में। तो उनके Q2 नंबर्स आए थे, वहाँ पे काफ़ी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी दिखी थी। उनके जो लॉसेस थे वो कम हो चुके हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कंपेयर करें तो काफ़ी कम हो चुके हैं उनके जो लॉसेस। उसके अलावा ये सेकेंड कंसेक्यूटिव क्वार्टर है जहाँ पे जोमेटो ने शार्प एक्सपेंशन देखा है, अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन जो मार्जिन में है वहाँ पे शार्प एक्सपेंशन देखी हुई है। फूड डिलीवरी बिजनेस में भी मार्जिन में काफी अच्छी एक्सपेंशन है, वहां पे ग्रोथ भी अच्छी है। पर एक फैक्टर जो आ रहा है कि जोमेटो अब ऐसे दिख रहा है कि जोमेटो काफी प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस कर रही है और ग्रोथ पे कम कर रही है, क्योंकि जो ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू ग्रोथ है वो थोड़ा म्यूटेड है ये टाइम। पर ऑल इन ऑल प्रॉफिटेबिलिटी काफी स्ट्रांग है, मार्जिन काफी स्ट्रांग है, रैपिड ग्रोथ दिख रही है उनके हाइपर प्योर बिजनेस में और क्विक कॉमर्स बिजनेस में भी। और कंपनी की जो कमेंट्री है उसमें भी उन्होंने कहा है कि वो अभी फर्दर कुछ माइनॉरिटी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, जो उन्होंने पहले भी बताया था। उसके अलावा जो उनकी एडजस्टेड एबिटा वो भी एक्सपेक्ट करें कि वो भी ब्रेक इवन हो जाएगी नेक्स्ट 2 से 4 क्वार्टर में। और उन्होंने एक नया गाइडेंस शेयर किया हुआ है 4 to 5% एबिटा परसेंट जो है ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू से, तो वहां पे 4 to 5% की एडजस्टेड हुई है उनकी एबिटा एक्सपेक्टेशन है। तो पॉजिटिव नोट्स आ रहे हैं, इवन ब्रोकरेजेस भी थम्स अप दे रहे हैं जोमेटो के रिजल्ट्स को, और आज इन्वेस्टर्स भी थम्स अप दे रहे हैं, जैसे हम लोग स्टॉक प्राइस में देख रहे हैं। उसके अलावा नाइका क्यों बस कर रहा है, तो 2-3 दिन पहले हमने देखा था, 2 दिन पहले एक्चुअली, कि जो लॉक इन पीरियड था IPO इन्वेस्टर्स के लिए वो अब खत्म हो चुका है। तो वो एक ओवरहैंग था कि कितनी सेलिंग होगी, कौन बाय करेगा, क्या है। तो सप्लाई डिमांड जो सिचुएशन है वहाँ पे वो एडजस्ट हो चुकी है, अभी वो ओवरहैंग खत्म हो चुका है। और कल यस्टरडे देखें तो जो बल्क डील में है वहाँ पे भी काफ़ी अच्छे कंपनीज ने बाय की है नाइका में। नॉर्जेस बैंक है, एबरडीन स्टैंडर्ड एशिया जैसे नाम भी आ रहे हैं जिन्होंने स्टेक पिकअप किया है नाइका में। तो उसकी वजह से आज नाइका भी काफ़ी बज़ में है और लास्ट 2 दिन में ऑलरेडी 20% जैसी अपमूव हो चुकी है नाइका के लिए। ऑलराइट, तो नाइका और जोमेटो दोनों ही स्टॉक्स में मजबूती यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन जहाँ आईटी का जिक्र किया राजेश जी, TCS बिग भी वेट पर तो आपने अपनी राय दी, लेकिन एक बार मिड कैप आईटी प्लेज में कुछ चुनिंदा स्टॉक्स हैं जिन्हें पुल अप करते हैं। कोफोर्ज, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, KPIT टेक्नोलॉजी और साथ ही न्यूजन सॉफ्टवेयर। कोफोर्ज में तो इस वक्त भी 6% की बढ़त के साथ हम देख रहे हैं, शायद एट डे हाई ये स्टॉक ट्रेड
15 के डे हाईज थे और 3897 दिन के उच्चतम स्तर से थोड़ा सा नीचे गया है, लेकिन 6% की तेजी अब भी इंटैक्ट है। मिड कैप आईटी प्लेस में कुछ पिक करना चाहेंगे? तो हम काफी समय से रिकमेंड कर रहे हैं और इस पे हमारा बुलिश व्यू बरकरार है और हम इसमें पोजीशनल टारगेट 4000 प्लस के एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो एलटीटीएस एक हमारी प्रेफर्ड पिक होगी, लेकिन आज जिस तरीके से दो आईटी मिड कैप स्टॉक्स में मोमेंटम बना है उसमें हमें दोनों स्टॉक कोफोर्ज और माइंडट्री ये दोनों काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं। कोफोर्ज में आज जो मूव बना इसने अपने प्रीवियस स्विंग हाई को ऑलमोस्ट आज क्रॉस किया है, जो कि बने थे इसमें अक्टूबर में। अब ये स्टॉक में जिस तरीके से हाई क्रॉस हुए हैं, हमें लगता है ये स्टॉक अब 3870 के ऊपर सस्टेन रहेगा। तो नेक्स्ट इसका टारगेट बनना चाहिए करीब 4100 4150 की तरफ। स्टॉप लॉस होगा 3850 के आसपास। और वहीं अब माइंडट्री को भी देखें तो माइंडट्री में भी जिस तरीके से एक साइडवेज प्राइस कंसोलिडेशन का एक जो ब्रेकआउट यहाँ पे आज बनते हुए दिखा है, वो क्लियरली दिखाता है कि स्टॉक में कहीं ना कहीं एक बॉटम फॉर्मेशन अब यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। एक करेक्शन के बाद स्टॉक अब अपने अच्छे अपमूव के लिए रेडी होते हुए दिख रहा है। अपसाइड के टारगेट माइंडट्री में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आना चाहिए करीब 3850 3900 तक के अपसाइड आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस होगा करीब 3590 के आसपास। राजेश और आदित्य दोनों हमारे साथ बने रहिए। एक स्टॉक डिस्कस करना जरूरी है, रुशिल डेकोर। डेटे साहब 1 साल का रुशिल डेकोर का चार्ट दिखा के लाइए। अभी रिजल्ट आए थे 2 दिन पहले, बहुत ही शानदार रिजल्ट और स्टॉक में काफी एक्शन देखने को मिल रहा है। आज फ्लैट है ये 1 साल का ग्राफ, ये देखिए 1 साल में ये हाई बनाया है करीब 650 का, अभी करेक्ट हो गया है, लेकिन अभी 2 दिन पहले अच्छे वॉल्यूम्स पे 10% का गेन दिखा रहा था, लेकिन रिजल्ट्स तो बड़े शानदार आए थे। और ये होम इंप्रूवमेंट स्पेस में काफी बड़ा नाम है रुशिल डेकोर। हमारे साथ रुशिल ठक्कर जुड़ रहे हैं, कंपनी के मैनेजमेंट, बताने के लिए कि कारोबार कैसा चल रहा है और आगे की विजिबिलिटी क्या है। रुशिल, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले ये बताएं रुशिल, आप एक बहुत ही यूनिक स्पेस में ऑपरेट कर रहे हैं। मैं जिस भी बड़ी किसी फंक्शन में जाता हूँ या किसी कॉन्फ्रेंस हॉल में जाता हूँ या किसी अपने घर के अपने फ्रेंड सर्कल के लोगों के घरों में जाता हूँ, सबसे पहली नजर जाती है फ्लोरिंग के ऊपर। लोग अपनी फ्लोरिंग पे इतना ध्यान दे रहे हैं, फ्लोरिंग को अपग्रेड कर रहे हैं, या तो बढ़िया टाइल्स लगाते हैं या आपके प्रोडक्ट्स फ्लोरिंग के ऊपर लगा देते हैं। ये इतनी ज्यादा जागरूकता और इतनी हाई डिमांड फ्लोरिंग को इंप्रूव करने की कैसे बन रही है और आपके बिजनेस को कैसे ग्रो कर रही है? नमस्कार। सबसे पहले फ्लोरिंग बिजनेस बात करें तो वो हमारा मदरबोर्ड जो होता है उसमें से ही बनता है, तो दैट इज अ फर्दर इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट। और आज हम कोई भी रियल एस्टेट की बात करें तो वो कम से कम 1 बेडरूम या 2 बेडरूम में तो अपने वुडन लेमिनेटेड फ्लोर्स बना के ही देंगे अपने को। और वही जो मार्केट है वो मार्केट धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। पहले वॉल्यूम सारे चाइना से केटर होते थे, पर अभी मेक इन इंडिया का कंसेप्ट जो अभी मोदी जी चला रहे हैं उसमें हम भी आगे शामिल हो चुके हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया। ये जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की स्टोरी बन रही है आपकी कंपनी में, उसके अलावा डोमेस्टिक डिमांड तो हमारी इकोनॉमी में दिख ही रहा है। हमने रिपोर्ट्स पढ़ी हैं कि आप एक नया एक्सपेंशन कर रहे हैं, कुछ 500 करोड़ रुपए आप नई फैक्ट्री में लगा रहे हैं। इसके बारे में बताएं और ये भी बताएं इसकी फंडिंग कहां से होगी और इसकी कैपेसिटीज जब ऑन स्ट्रीम आएंगी वो कौन से क्वार्टर में आपके नंबर्स को ऐड करना शुरू करेंगी? थोड़ा यहाँ पे करेक्शन है। ये 500 करोड़ की जो आप बात कर रहे हैं वो हमारा ऑलरेडी प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है विशाखापट्टनम में, EF वाला। हम जो नया कैपेसिटी ला रहे हैं वो हम लोग लेमिनेट में ला रहे हैं। जो हम लोग हमारा जो कैटेगरी है उसमें हम जिस कैटेगरी को कॉन्कर नहीं कर पा रहे उस कैटेगरी को बढ़ाने के लिए एक्सपेंशन किया जा रहा है। वो करीबन एक्सपेंशन होगा 60 करोड़ रुपए का और वो इंटरनल अप्रूवल्स और डेट से ही हम लोग उसको पूरा प्रोजेक्ट को हम फाइनेंस करेंगे और उसका हमें हमारा नंबर्स जो भी दिखेगा वो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 25 में दिखेगा, दैट इज जून 24। अच्छा रुशिल, जाने से पहले ये बता के जाए, नेक्स्ट 12 से 14 महीने अगर हम व्यू लें तो कारोबार किस डायरेक्शन में जा रहा है? क्या स्ट्रेटेजिक टारगेट्स मैनेजमेंट ने बना रखे हैं कंपनी में नंबर्स इंप्रूव करने के या पर्टिकुलर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को पहुंचाने किसी लेवल पे? क्या ऐसे टारगेट्स बना रखे हैं आपने? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि हम अगर देखने जाए तो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जो हमारा हाई मार्जिन एंड हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स आप बोल सकते
हो, वो प्रोडक्ट्स हम अभी करीबन 23% ऑफ द टोटल कैपेसिटी ही बना रहे हैं। जो हम लोग ये साल का टारगेट लेके चल रहे हैं कि उसको बाय एंड ऑफ दिस ईयर हमें 40% तक पहुंचाने का है। तो उसकी वजह से हमारे मार्जिन्स भी काफी इंप्रूव हो गए और आगे क्वार्टर्स भी हमें अच्छे मार्जिन्स हम लोग अज्यूम कर सकते हैं विद अ वाइडर रेंज। ऑलराइट रुशील, बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए और कारोबार की विजिबिलिटी देने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सो रुशील डेकोर के स्टॉक को लेके आइए। मैनेजमेंट बता रहे हैं कि मार्जिन एक्सपेंशन और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को बढ़ाने पे फोकस होगा आगे आने वाले हफ्तों में। स्टॉक आज फ्लैट है, लेकिन राजेश जरा एक बार चार्ट चेक करके बताएं कहाँ जा सकता है किसी को पोजिशनल कॉल लेनी हो कुछ महीनों की। तो अजय जी, स्टॉक में हमने देखा कि पिछले कुछ हफ्तों में एक जरूर करेक्टिव मूव बना है। स्टॉक अपने एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया के आसपास यहाँ पे कहीं सेलिंग थमते हुए दिख रही, जो कि इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया है वो है करीब 395-400 की जोन में। तो वो है तो एक यहाँ पे कहीं ना कहीं सपोर्ट जैसा काम करते हुए दिख रहा है। स्टॉक में जरूर रिकवरी बनी है पिछले 3-4 सेशन में और अब 20 डे मूविंग एवरेज को ये पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। नियर टर्म सेटअप को अगर हम यहाँ पे डिस्क्राइब करें तो ऑलमोस्ट यहाँ पे जो मेजर हर्डल बन रहा है वो करीब है 500-505 के आसपास। वहां तक हमें लगता है नियर टर्म में एक पुलबैक कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। तो थोड़ा अगर डिप मिलता है तो बाय करेंगे और यहाँ पे स्टॉप लॉस जो रहेगा वो करीब रहेगा 415-420 के जोन में। तो थोड़ा 10-15 रुपए का अगर करेक्शन आता है तो ऐड करें और पोजिशनल टारगेट इसके 500 रुपए तक आते हुए दिख सकते हैं। हालांकि अगर हम देखें तो वीकली सेटअप पे थोड़ी वीकनेस जरूर है, तो पुलबैक का ट्रेड जरूर बन सकता है क्योंकि एक अच्छे सपोर्ट से स्टॉक ने कहीं ना कहीं बाइंग इंटरेस्ट दिखाया है। 415 के स्टॉप लॉस से बाय करने की सलाह डिप्स में बाय करेंगे। 10-15 रुपए के गिरावट का इंतजार 415 तक के लेवल्स अगर दिख जाएं, गिरावट में खरीदारी। एमडीएफ सेगमेंट में जो बढ़िया ग्रोथ है ये सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी साबित हुआ है रुशील डेकोर के लिए और प्रॉफिट के फ्रंट पर काफी अच्छे आंकड़े आते हुए दिखे। लेकिन हमने सोचा कि क्यों ना शुक्रवार के दिन यहाँ बैठे आने वाले हफ्ते के लिए कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं, कौन से इंपॉर्टेंट क्यूज हैं, ये हमारे व्यूअर्स को पता चले। यहाँ बैठे पूरे देश पूरे विश्व का चक्कर लगा के आई है ममाक्षी हमारे साथ स्टूडियो में। ममाक्षी बताइए कहाँ से शुरुआत करेंगी? जी बिल्कुल, शुरुआत करेंगे हम डोमेस्टिक फ्रंट से। तो भारत में अगर हम देखें तो काफी एक्शन पैक्ड वीक रहने की उम्मीद है। ट्रेड नंबर्स आने वाले हैं, इसके अलावा WPI इन्फ्लेशन और CPI के आंकड़े भी आएंगे। RBI की MPC की बैठक जो हुई थी उसके मिनट्स भी आएंगे। नवंबर में जो बैठक हुई थी उसके मिनट्स आएंगे नवंबर 15 को। इसके अलावा अगर हम US बाजारों की बात करें तो अक्टूबर का PPI डेटा एक्सपेक्टेड है नवंबर 15 को। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और इसके अलावा इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का आंकड़ा खास करके आपके रेडार पर होना चाहिए। यूके की बात करें तो जॉबलेस क्लेम्स और अनएम्प्लॉयमेंट डेटा रिपोर्ट करेगी नवंबर 15 को और उनका जो CPI आंकड़ा है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है जो आपको ट्रैक करना चाहिए नवंबर 16 को। यूरोजोन की बात करें तो इनका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा आएगा नवंबर 14 को और चाइना का भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट वीक। जापान की बात करें तो यहाँ पर जो तीसरे क्वार्टर का GDP डेटा है और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा है वो अगले हफ्ते के पहले दिन आएगा। एक्सपोर्ट्स और ट्रेड डेटा भी फोकस में रहेगा। अक्टूबर का CPI आंकड़ा जो नवंबर 18 को एक्सपेक्टेड है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है जो आपके रेडार पर होना चाहिए। इसके अलावा ग्लोबल अर्निंग्स की बात करें तो वॉलमार्ट के नंबर्स नवंबर 15 को आएंगे और इस पर भी फोकस करना होगा। ऑलराइट, ठीक है, थैंक यू सो मच ममाक्षी, ये सारी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हमारे लिए कंपाइल करके लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये हफ्ता तो बेहद क्रूशल था, यहाँ CPI फिगर्स आए करनी थी, लेकिन अगले हफ्ते में अगर यहाँ पर जापान की GDP डेटा आने हैं, चाइना के इनफैक्ट होम सेल्स फिगर्स आनी है, तो ये कुछ क्रूशल पॉइंट्स तो हैं। जापान वाला तो इम्पैक्ट नहीं करेगा इंडिया को, राइट, लेकिन चाइना वाला डेटा मेटल स्टॉक्स को यूजुअली करता है। और आज डोमेस्टिक CPI तो आपको पता ही है कहाँ जाने वाला है। लेकिन बाजार अब ना मैं आपको बताऊं इस बार क्या हो रहा है मानसी कि डोमेस्टिक CPI की इंपॉर्टेंस उतनी नहीं रह गई है। US CPI कम हो जाए हम अपना संभाल लेंगे। और इस चीज को हमने डायरेक्ट कितने समय पहले से करना शुरू कर दिया था। लगातार हमारी बातचीत में हम बता भी रहे थे कि US CPI को वॉच आउट करना चाहिए। बिग डैडी अगर राइट टाइम हो गए तो हम लोग खुद ही हो जाएंगे। एक स्टॉक आदित्य से डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट अगर आप लास्ट टाइम आए थे आदित्य, मुझे याद है हमने पहले भी डिस्कस किया था, वो है RPG लाइफ। जब से इसका रिजल्ट आया कुछ अलग इसके अंदर पंख लग गए हैं। मैनेजमेंट भी हमारे यहाँ आए थे, आज भी 10-11% 820-830 के आसपास मैनेजमेंट आए थे हमारे यहाँ और आज 950 का भाव इसका हो गया है वॉल्यूम बेस्ड काम। क्या लगता है अगर किसी ने मैनेजमेंट की बात सुन के यहाँ 1800 देश पे पोजीशन ली हो तो रुकना चाहिए?
करेक्ट, मुझे भी याद है लास्ट टाइम आपने मुझे ये इस स्टॉक के बारे में बात करी थी और हमारा यही डिस्कशन हुआ था कि ये स्टॉक एक सेक्युलर बुल मार्केट में और कंटिन्यूसली इसमें तेजी हो रही है और हर एक डिप बाइंग अपॉर्चुनिटी है। लास्ट टाइम से भी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है, बट एज द स्टॉक हैज अप्रोच 1000 मार्क, जो एक राउंड फिगर है जहाँ पे थोड़ी सी बहुत सेलिंग आती है, साइकोलॉजिकल बैरियर है, तो वहां पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है अभी। तो आई थिंक ये एक ऐसे लेवल पे रीच हो चुका है जहाँ पे अभी थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है और अभी थोड़ा रैली डाइजेस्ट करेगा ये स्टॉक, एंड वंस 1000 इज टेकन फिर एक फ्रेश लेग ऑफ रैली हम देख सकते हैं। आदित्य, ये आपने दिवाली लुक जो है बड़ी लंबी चला ली, एकदम ऋतिक रोशन वाला हेयर स्टाइल। किसी ने बोल दिया क्या आपको खास तौर पे कि बड़े अच्छे लग रहे हैं इस लुक में? हाँ आदित्य, डायरेक्टर साहब आदित्य का चेहरा दिखाइए दूसरे विंडो ब्लश कर रहे हैं। आज तो आपने आदित्य को बहुत स्पॉट में डाल दिया, स्पॉट में डाला हुआ है। 2 बार बात हो गई, तो वीकेंड के प्लान पूछ लिए क्योंकि हमने दिवाली में बात की थी आपके साथ, तो कह रहे थे ये दिवाली लुक है स्पेशली, एकदम गोल्डन वगैरह करके। चलिए अच्छी बात है, इटिनो संदेश पे आते हैं, पूरा देश आपको सुनता है, इतने रॉकस्टार कॉल देते हैं, तो क्यों रॉकस्टार लुक क्यों ना हो। राजेश, लेकिन कुछ स्टॉक्स हैं जो आज काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आईटी और ये सब पैक तो चल ही रहे हैं, लेकिन नौकरी जैसे स्टॉक्स, इनमें आज क्या हुआ? 7.5% की मूव। राजेश, एक बार के लिए ये प्रॉफिट बुक कर लिया जाए? इतना बड़ा गेन मुझे याद नहीं है नौकरी में कब था लास्ट, या फिर अभी आपको लग रहा है यहाँ पे भी ट्रेंड की शुरुआत हुई है? क्या ये किसी तरह से कहना ठीक होगा क्योंकि हायरिंग वायरिंग के ट्रेंड को लेकर मैं आपको बताऊं, बिल्कुल ये आपको बताने वाला था। आज सीएमआई का डेटा आया है, करेक्ट, और सीएमआई ये बता रहा है कि 8.5 लाख नौकरियां बन रही हैं। अक्टूबर और सितंबर बनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो सारी नौकरियां Naukri.com के पर एंटिसिपेशन में स्टॉक चलने लग जाता है, बट नहीं, बाजार ये नहीं देखता है, बाजार जो है ना सेंटिमेंट पे चलता है, नंबर 1। नंबर 2, इन्फो एज जोमेटो में शेयर होल्ड करती है, बड़ा स्टेक है, तो रब ऑफ इफेक्ट भी हो रहा है थोड़ा बहुत। बट राजेश को जवाब देने थे। राजेश, क्या भाव? 4100 तो हो गया। तो देखिए काफी बड़ा अंडर परफॉर्मेंस था स्टॉक में, और लेकिन आज का मूव काफी इम्प्रेसिव है। जिस तरीके से अब ये 5 वीक से एक साइडवेज कंसोलिडेशन था और उसका ब्रेकआउट प्राइस एक्शन में आज बनते हुए दिख रहा है वीकली चार्ट पे। हमें लगता है थोड़ा यहाँ पे पुल बैक एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है, क्योंकि हम देखें स्टॉक में जिस तरीके से मोमेंटम बना, अब ये 4050 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो अगर ये इसके ऊपर बने रहेगा तो नेक्स्ट इसका इमीडिएट मूव जो बन रहा है वो 4150 4200 की तरफ जाते हुए दिख सकता है। तो बने रहना चाहिए, स्टॉप लॉस को ट्रेल कर ले 4050 की तरफ। अच्छा, एक और एरिया है बाजार का जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। राजेश, जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, कैपेक्स के चलते सारे कैपेक्स एबीबी, सीमेंस, हनीवेल वो सब चले, लेकिन अब इक्विपमेंट हैंडलिंग कंपनीज जैसे कि एक्शन कंस्ट्रक्शन, सांघवी मूवर्स, इधर भी एक्शन आता हुआ नजर आ रहा है। रिजल्ट काफी आए थे, उसके बाद एक्शन कंस्ट्रक्शन थोड़ा साइडवेज हुआ, लेकिन कमेंट्री अच्छी थी। जरा देख के बताएं चार्ट्स पे। 320 में एक्शन कंस्ट्रक्शन और 265 पे सांघवी कैसा दिखता है? अच्छा जी, चार्ट पैटर्न तो दोनों ही स्टॉक्स के काफी इंप्रेसिव लग रहे हैं, और एक्शन कंस्ट्रक्शन में तो हमने देखा काफी अच्छा मोमेंटम बना और स्टॉक ने अपने प्रीवियस स्विंग हाई जो सितंबर में बने थे उसको भी पेनिट्रेट करके अब उसके वापस से एक रिट्रेसमेंट जरूर बना है। लेकिन हमें लगता है जो प्राइस एक्शन बना है एक्शन कंस्ट्रक्शन में, वहाँ पे ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है। थोड़ा सा कूल डाउन हुआ है स्टॉक, बट हमें लगता है 300 रुपए इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। ये अगर इसके ऊपर ही सस्टेन रहेगा तो इसके जो नेक्स्ट टारगेट बनना चाहिए वो करीब 360-370 तक भी पोजिशनली आते हुए दिख सकता है। तो बाय करने की ही सलाह है 305 के स्टॉप लॉस से। साथ में अगर हम संघवी मूवर्स को भी एनालाइज करें तो स्टॉक में जो प्राइस एक्शन बना है वीकली सेटअप पे, वो एक अपने मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन को अब ये पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। ऑलमोस्ट जो प्राइस एक्शन है उसमें देखें तो जनवरी 2022 के जो इसके प्रीवियस हाई थे उसको अब ये क्रॉस करने की उसके नजदीक पहुंचते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है स्टॉक में स्ट्रेंथ तो ओवरऑल बनी हुई है, और ये स्टॉक में जो प्राइस एक्शन बने ये स्टॉक को 300-315 की तरफ भी लेके जा सकते हैं। स्टॉक में बने रहना चाहिए, 250 के आसपास का स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे। हिंदुस्तान फूड्स एक स्टॉक है, आदित्य जरा देखें इसको। आज MSCI इंक्लूजन स्मॉल कैप में की वजह से काफी अच्छा मूव आया, हिंदुस्तान फूड्स को लेके आइए 11.5% अच्छे वॉल्यूम पे। इसमें एंट्री सुबह ले ली गई होगी क्योंकि
ये इन्फॉर्मेशन सुबह 8 से 9 में आ गई थी, हमने लगातार इस पर रिसर्च के साथ बातचीत भी की थी। जो लोग इसके अंदर घुस गए, किस टारगेट के लिए वेट करना चाहिए? ये आपने काफी अच्छा स्टॉक पिक किया है, क्योंकि ये स्टॉक पहले की बुल मार्केट में भी अच्छा पार्टिसिपेट करता था। जब मार्केट में करेक्शन देखने को मिला तो इसमें इतना डीप करेक्शन नहीं था, शैलो करेक्शन था, और अभी एक फिनोमिनल बाउंस बैक देखने को मिला है। तो आज ऐसा कह सकते हैं कि अच्छा वॉल्यूम पार्टिसिपेशन आया और यहाँ से फिर से रैली कंटिन्यू हो सकती है, और 600 से 700 के टारगेट देख सकते हैं इन 1-2 मंथ्स। ओके, ठीक है, 600 से 700 तक के टारगेट, और वो भी 1 से 2 महीने के बीच, यानी एक पोजिशनल व्यू आप रखें हिंदुस्तान फूड्स पर। इसमें एक आज तो तेजी है ही, रीजन सामने आपके, और लेकिन आगे भी पोजिशनल व्यू बेनिफिट करेगा, या पोर्टफोलियो में रखते हैं तो सब। एक स्टॉक और जिसे डिस्कस करते हैं, और इनफैक्ट जिसके नंबर्स आए हैं, M&M के नंबर्स आए हैं। नंबर्स कैसे आए ये एक बार हमें एनालिसिस करने के लिए हमने सृष्टि को बुलाया अपने साथ स्टूडियो में। हमारे साथ सृष्टि अच्छी खासी डिस्कशन हमने उस दिन ऑटो की थी सृष्टि के साथ, उस दिन टू व्हीलर स्पेस में हमने मूव देखी। उनको अंदर बुलवाइए। हाँ बिल्कुल, आज वहां से नहीं, अब यहाँ बैठ के सबसे पहले ये बताइए कैसा है नंबर? अच्छा है, उम्मीद के हिसाब से है, या बाजार को मायूस किया? सर अच्छे हैं नंबर्स, अच्छा। पर बाजार और स्टॉक प्राइस थोड़ा सा मायूस इसलिए दिख रहा है क्योंकि तेजी ऑलरेडी बहुत ज्यादा। लेकिन इंटरनल्स कैसे दिखे आपको? सर इंटरनल्स भी काफी स्ट्रॉन्ग है, पर आगे की गाइडेंस कंपनी ने बहुत चीजों पे नहीं दिया। अच्छा। जैसे कि मार्जिन अभी इनका ऑटोमोटिव सेगमेंट की अगर हम बात करें तो करीब 6% पे आया है। हमने मैनेजमेंट से पूछा कि क्या यहाँ से भी आप और एक्सपेंशन की उम्मीद कर रहे हैं, तो उस पे क्लियर कट अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आया है। वहीं अगर इनके फार्म इक्विपमेंट सेगमेंट की बात करें तो वहां पे भी डिमांड आउटलुक पॉजिटिव बताया है, पर किस तरीके से मार्जिन पैन आउट होंगे उस पर पूरी तरीके से क्लैरिटी अभी तो नहीं निकल कर आई है। कॉल होने के बाद थोड़ा समझते हैं कि वहां पे क्या होता है। पर इस बार के जो नंबर्स हैं सर अच्छे देखने को मिले हैं, क्योंकि अगर इनके हम आय देखें तो करीब 20,840 करोड़ के आसपास देखने को मिली है। हमारी उम्मीद भी इसके आसपास ही थी, 6% की ग्रोथ है तिमाही दर तिमाही। वहीं EBITDA का नंबर करीब 25 करोड़ के आसपास है, मार्जिन 12% पे है उम्मीद के मुताबिक। वहीं मुनाफे का फिगर थोड़ा सा आउट परफॉर्म ही करता हुआ नजर आया है। 1875 करोड़ हम उम्मीद कर रहे थे, 2090 करोड़ के आसपास कंपनी ने मुनाफा दर्ज किया है। यहाँ पे जैसे कि मैं बता रही थी कि मार्जिन एक्सपेंशन देखने को मिला है तिमाही दर तिमाही, ऑटोमोटिव और फार्म इक्विपमेंट दोनों में ही। और आगे के लिए जो डिमांड आउटलुक है वो भी कंपनी काफी मजबूत बता रही है, जहां पे नवंबर 1 तक अगर हम देखें तो इनकी ओवरऑल ऑर्डर बुक जो है करीब 2 लाख से ज्यादा की जो है अभी फिलहाल इनको दिखाई दे रही है। और इवन कंपनी ने एक्सपेंशन प्लान्स भी सामने रखे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कंपनी ने केपेक्स ऑलरेडी अपना जारी किया था। तो कंपनी का वहां पे कहना है कि जो उनके कैपेसिटी एक्सपेंशंस है वहां पे इनकी ओवरऑल SUV की कैपेसिटी जो कि Q4 FY22 में 29,000 तक पहुंचेगी, वो Q4 FY24 में करीब 49,000 हो जाएगी, यानी कि 20,000 यूनिट्स का एडिशन अगले 2 साल में वो देख रहे हैं। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा ये पता है आपको? क्यों नहीं होगा? क्योंकि इतनी शानदार गाड़ियां बना रहे हैं। मैंने इनकी स्कॉर्पियो भी अब सड़कों पर दिखना शुरू हो गई है, जिसका बहुत लंबा वेटिंग पीरियड था, शायद 1 साल का था, अब धीरे धीरे आने लगी है। बहुत ही शानदार नई स्कॉर्पियो। लेकिन स्कॉर्पियो और XUV 700 में दोनों में से आपने तो दोनों चलाई हुई है, राइट? बेटर कौन सी है आपके हिसाब से? XUV 700 जिस तरह के फीचर्स कंपनी ने दिए हैं वो पूरे SUV प्रीमियम सेगमेंट को मार के मतलब उन्होंने रखा है। ये इनफैक्ट अगर आप देखें ये जो गाइडेंस की बात करिए ना, SUV गाइडेंस जो दी इन्होंने कि इतनी गाड़ियां बिकेंगी, ये बिकनी क्योंकि प्रोडक्ट में काफी अच्छा पुल आ रहा है। बट शुक्रिया। और SUV सेगमेंट में जिस तरह का इस वक्त प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड बना हुआ है, जबरदस्त। M&M पर एक बार चलिए एक चार्ट चेक ले लेते हैं। राजेश, आपका क्या व्यू रहेगा? आज ये स्टॉक ज्यादा चला नहीं नंबर्स आने के बाद भी, क्योंकि चाल पहले आ चुकी थी, लेकिन अब यहाँ से भी कोई प्लस करता है तो क्या टारगेट्स के लिए आए करे? तो प्रियंका जी देखिए, मोस्ट ऑफ द ऑटोमोबाइल स्टॉक्स में देखा है कि नंबर के बाद थोड़ा सा एक प्रेशर सभी स्टॉक्स में बनते हुए दिखा है। M&M भी सेम बिहेवियर को यहाँ पे डिस्प्ले करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है कि M&M में जो करेक्शन एक बना है वो ऑलमोस्ट अब स्टॉक को 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास लेके आ चुका है। तो ये एक नियर टर्म चार्ट पे एक अच्छे सपोर्ट के आसपास एक अच्छा लॉन्ग टर्म सेटअप के हिसाब से बुलिश स्टॉक आपको एक करेक्टिव फेज में 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास मिल रहा है। तो एक अपॉर्चुनिटी होगी है बाय करने की। हमें लगता है जो
पोजिशनल ट्रेडर इन्वेस्टर है उनके लिए तो ये बिल्कुल अपॉर्चुनिटी है। ट्रेडर्स के लिए थोड़ा वेट करें, 1250 1240 का वेट करें, वहां पे हम सलाह देंगे कि वहां पे एक पुल बैक के ट्रेड के लिए वापस से बाय किया जा सकता है। इन्वेस्टर के लिए तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बन रही है, स्टैगर्ड बाय करना ही चाहिए स्टॉक को, और हमें लगता है पोजिशनली टारगेट तो इसके 1500 प्लस के आते हुए दिख सकते हैं। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा अवॉइड करेंगे, 1240-50 का वेट करेंगे, वहां पे हम बाय करने की सलाह देंगे। आदित्य, आप लोगों ने पूरे हफ्ते इतने ज्यादा चार्ट देखे हैं और रात में भी मेरे हिसाब से राजेश थोट के डाउ के चार्ट देख रहे होंगे एसडीएक्स निफ्टी, क्योंकि सोने नहीं दिया ना, या फिर कल रात को ये कहें कि सोने नींद नहीं आई होगी, सोने नहीं दिए, सोने ही नहीं दिया, इतने जबरदस्त बिग शॉट मूव्स आ रहे। तो हमने सोचा कि आपको कुछ ऐसे ऑप्शंस दिए जाए कि आप स्क्रीन तो देखें वीकेंड में, लेकिन किसी दूसरे किस्म का, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म का, मतलब एंटरटेनमेंट के लिए, क्योंकि संडे को तो अब प्लान कैंसिल हो गए हैं, पूरे के प्लान कैंसिल हो गए तो संडे वाले प्लान सब शिफ्ट हो गए कहीं और, वो चले गए सिल्वर स्क्रीन पर। तो ऑप्शन लेके आए हैं हमारे साथ प्रशांत है हमारे साथ आज। जी फिल्मी फ्राइडे, ये सेगमेंट आप लोगों के लिए स्पेशल बनाया है, फिल्मी फ्राइडे, जो आपको ये बताए कि फिल्मों में क्या ऑप्शंस आपके लिए वीकेंड में। बताइए प्रशांत। बिल्कुल अजय, और जाहिर सी बात है कि हम जिस तरह से देख रहे हैं कि लोगों में कंटेंट को लेकर एक तरह की अवेयरनेस आ गई, उन्हें पता चल गया है कि साहब बड़े पर्दे पर हमें क्या देखना है और ओटीटी पे क्या देखना है। तो ये फ्राइडे जो है, मैं यही कहूंगा कि बहुत कुछ जो है वो नजर आने वाला है, और इस लिहाज से देखें तो बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास सामने आ रहे हैं। तो फिल्मों की बहार है, कहें तो गलत नहीं होगा। दो फिल्मों का खास तौर पे मैं जिक्र करूंगा, और ये फिल्में बॉलीवुड से भी हैं और हॉलीवुड से भी हैं। बॉलीवुड की अगर हम बात करें तो फैमिली फिल्मों की हिस्ट्री रखने वाले राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म सूरज बढ़ जाता जैसा नाम, और फिल्म का नाम ऊंचाई है। प्रॉमिसेस बहुत सारे हैं, और रिपोर्ट्स जो आ रही हैं, अर्ली रिपोर्ट्स, वो कह रही हैं कि फिल्म जो है वो लोगों को पसंद आ रही है, और बहुत इमोशनल राइड है इस फिल्म की। अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, बमन ईरानी, नीना गुप्ता, परिणीति चोपड़ा, ये बड़ी ही दिलचस्प कास्ट है इस फिल्म में। और राजश्री फिल्म्स की अगर हम बात करें तो एक महान परंपरा रही है उनकी। हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं, और इसके साथ ही विवाह और प्रेम रतन धन पायो, इस तरह की फिल्में वो देते रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि बहुत टाइम बाद फैमिली ऑडियंस के लिए कुछ सामने आया है। इसके अलावा हॉलीवुड के शौकीनों के लिए, और खासतौर पे जो मार्वल्स के फैंस हैं, उनके लिए बहुत ही इमोशनल मोमेंट है, क्योंकि ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर ये फिल्म बड़े पर्दे पर आ चुकी है। जबरदस्त एडवांस बुकिंग हुई है इस फिल्म की, गजब का क्रेज। ये मैं पर्सनली जरूर देखने जाऊंगा, वकांडा फॉरएवर। बिल्कुल, मुझे इसका थोड़ा सा अंदर का मामला मालूम है, लेकिन हम बात नहीं करेंगे इस बारे में, तो व्यूअर्स का पूरा एक्साइटमेंट चला जाएगा। लेकिन काफी डिफरेंट है सुना इस बार। यस, और सबसे बड़ी बात यह है कि चैडविक बोसमैन के जाने के बाद ये एक बड़ी जिम्मेदारी भी है फिल्म पे कि इनफैक्ट आप बिलीव नहीं करेंगे प्रशांत, मैंने इस वकांडा फॉरएवर आने के पहले ही 2 बार पिछली वाली ब्लैक पैंथर देख ली टीवी पे, उनकी याद में। यस, और वो थॉरो प्रोफेशनल। बिल्कुल बिल्कुल। और ये एक ऐसा मतलब मैं बहुत सारे दर्शकों के रिएक्शंस भी देख रहा था ट्विटर पे, जिस तरह के रिएक्शन आ रहे थे उसमें साफ तौर पर एक इमोशनल मोमेंट है उनके लिए इस फिल्म से जुड़ना, और क्या ये फिल्म उस तरह से कनेक्ट कर पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। इसके अलावा भी 2 फिल्में हैं, हल्की फुल्की फिल्में हैं। एक जी, ये प्रकाश भी कोई फिल्म दिखा रहे क्या दिल्ली से? एक मिनट, मैंने वकांडा के पीछे प्रकाश को देखा, किसी मैंने नहीं देखा ना यार? गलती से शायद अच्छा, मुझे लगा प्रकाश कैसे आ गए वकांडा फॉरएवर में। तो इन 2 फिल्मों के अलावा कुछ हल्की फुल्की फिल्में भी हैं। एक फिल्म है थाई मसाज, और एक लाइट हार्टेड फिल्म है, एक अलग तरह की ऑडियंस जो बहुत ही खास तरह की फिल्में देखती है उनके लिए। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक फिल्म है रॉकेट गैंग, और ये भी कहा जा रहा है कॉमेडी फिल्म है। देखना होगा कि हालांकि बहुत अच्छी रिपोर्ट्स तो नहीं आ रही हैं, लेकिन किस तरह से रिसेप्शन मिलता है इस फिल्म को। इसके अलावा ओटीटी पे बहुत दिलचस्प चीजें हैं। सबसे बड़ा जो वेब सीरीज देखने के शौकीन है उनके लिए 2 बड़े ऑप्शन हैं। एक तो द क्राउन का सीजन 5 जो है वो नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रहा है। इसके अलावा अभिषेक बच्चन की जो फिल्म वेब सीरीज है जिसे काफी अप्रिशिएशन मिला था, ब्रीद इनटू द शैडोज, उसका दूसरा सीजन भी लोगों के आर्ट टाइप का मामला, आर्टी वार्टी वाला मामला है ना ये? क्या ब्रीद? नहीं, बिल्कुल डिफरेंट, ये थ्रिलर है। और हाँ, और बहुत अच्छा। क्राउन तो मतलब आप कह लीजिए कि जो
ब्रिटिश राजघराने की पूरी कॉन्स्पिरेसी सबको लेकर, और सीजन 5 और ये माहौल इस समय ऐसा बना हुआ है ना। यस यस। तो यानी आप प्रशांत ने दोनों ऑप्शन दे दिए, अगर आपने थिएटर्स में जाना है तो थिएटर्स के लिए ये ऑप्शन है, और घर बैठ के ओटीटी पे देखना है तो ये बिल्कुल बिल्कुल। तो जोमेटो से लेकिन खाना जरूर मिलेगा। स्टॉक चल रहा है। संडे का प्लान आप शिफ्ट कर लीजिए, मूड शिफ्ट नहीं करिए, बिल्कुल अब मूवीज पर आप ध्यान दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू शुक्रिया वेरी मच, प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया। तो राजेश और आदित्य हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं। आदित्य, आप कौन सी देखेंगे, कौन सी मूवी या ओटीटी देखेंगे? आई थिंक मार्वल की जो मूवी है मैं वो देखना चाहूंगा। राजेश, आपका क्या प्लान है? आपको पूरे हमने सारे ऑप्शन दे दिए, कौन सा ट्रेड लेना चाहेंगे? तो अजय जी, मैं प्रजापति जी की जो पिक्चर है वो देखना प्रेफर करूंगा, तो थिएटर जाना पसंद करूंगा मैं। क्या बात है, चलिए इस बार फॉर अ चेंज नहीं तो हमें लगा राजेश कहेंगे कि नहीं मेरी तो ऑप्शंस की कुछ क्लासेस है, मुझे वो अटेंड वर्कशॉप्स लेनी है और डिटेल में चार्ट स्टडी करनी है। बट कमाई तो करते ही हैं पूरे हफ्ते, लेकिन खर्चा भी करना चाहिए वीकेंड में, तभी तो इकोनॉमी देश आगे बढ़ेगा। अगर हम सब खर्च नहीं करेंगे तो बिल्कुल, तभी तो पीवीआर के शेयर होल्डर्स के लिए वेल्थ क्रिएट होगी। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। लेकिन चलिए अब क्योंकि लास्ट के हाफ एन आवर ही बचे हैं और स्टॉक्स में जैसी आईटी स्टॉक्स में आज जो तेजी बनी हुई है, क्या एक बार के लिए राजेश ऐसा मूड बन रहा है कि यू नेवर नो कि मंडे को कैसे सिनेरियो, हालांकि ये जो रैली है ये फॉर श्योर लग रहा है कि सस्टेन करेगी इस बार, लेकिन आईटी स्टॉक्स की इस रैली पर इस वक्त भरोसा लग रहा है कि अब कैरी फॉरवर्ड ट्रेड बनाए जा सकते हैं इनको? प्रियंका जी, अभी भी थोड़ा सा जल्दबाजी होगी कि बोलना कि ये कैरी फॉरवर्ड ट्रेड यहाँ से कंटिन्यू होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि अभी भी देखें तो लार्ज कैप स्टॉक्स में अभी भी जगह बची है। थोड़ा और रिकवरी जब तक लार्ज कैप स्टॉक्स में यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगी, तो हमें लगता है कि कहीं अभी भी कॉशियसनेस है आईटी स्टॉक्स में, क्योंकि वैल्यू तो है लेकिन फिर भी वो फॉलो अप बाइंग नहीं देखने को मिली है। कैप अप के बाद सारे स्टॉक्स एक साइडवेज कंसोलिडेट करते हुए दिख रहे, लेकिन जरूर मिड कैप आईटी में एक इंटरेस्ट क्रिएट होते हुए दिख रहा है, और वहाँ एक सस्टेन्ड बाइंग का ट्रेंड हमने पिछले कुछ दिनों में भी देखा है और हफ्तों में भी देखा है। तो वहाँ हमें लगता है कि मिड कैप आईटी में जरूर एक बाइंग का रुझान बना है, वहाँ पे थोड़ा सा ट्रेंड सस्टेन होते हुए दिख सकता है, लेकिन लार्ज कैप आईटी में थोड़ा सा अभी भी हमें लगता है कि यहाँ पे अगर 2-3% के अपमूव यहाँ से और कंटिन्यू हो आईटी इंडेक्स और आईटी स्टॉक्स में, लार्ज कैप आईटी में, तो ये रैली को हमें लगता है कि एक रिवर्सल रैली यहाँ पे जिसको बोल सकते हैं, या एक अच्छी अपमूव की रैली यहाँ से कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। बट कुछ सिलेक्टेड स्टॉक जैसे कि टेक महिंद्रा हो गया, इन्फोसिस हो गया, टीसीएस, इन स्टॉक्स में जरूर बाइंग बनी है। तो इन्फोसिस में एक ट्रेंड रिवर्सल जरूर कंफर्म हो चुका है, और मिड कैप आईटी में जैसा हमने अभी जिक्र भी किया, कोफोर्ज, माइंडट्री, एम्फेसिस, एलटीटीएस, ये स्टॉक्स में भी एक ट्रेंड रिवर्सल के साइन बिल्कुल बनते हुए दिख रहे हैं। तो वो स्टॉक्स पे, सिलेक्टिव स्टॉक्स पे हमें लग रहा है रिवर्सल बने, लेकिन होलिस्टिक व्यू अगर लेना है तो आईटी में हमें लगता है थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदित्य, हम आपसे आपका एक पुराना पसंदीदा स्टॉक डिस्कस करेंगे। आपको एक जमाने में रुचि सोया, जिसका नाम पतंजलि फूड्स बन गया है, बड़ा पसंद आया करता था, आपने काफी ट्रेड कराया हमारे व्यूअर्स को लॉन्ग साइड पे। अभी वो करेक्टिव फेज में चला गया है, उसके चार्ट जरा देख के आइए, क्या ये मौका दे रहा है या इसके अंदर लॉन्ग ट्रेड मोमेंटम चला गया, इस पर हम बात करेंगे। बट उससे पहले ऑयल एंड गैस स्पेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट मामला चल रहा है। खबर ये है, किरीट पारेख कमेटी की जो नेचुरल गैस की प्राइसिंग पे रिपोर्ट है वो लगभग पूरी हो गई है, और प्रकाश हमारे साथ आ रहे हैं वो बताने के लिए। प्रकाश, आपको आवाज आ रही है? देखिए, नेचुरल गैस प्राइसिंग के ऊपर पेट्रोलियम मंत्रालय ने जिस किरीट पारेख कमेटी का गठन किया था, वो अपनी रिपोर्ट जो है अगले कुछ दिनों में मंत्रालय को सौंप सकती है। सूत्रों के हवाले से जो एक्सक्लूसिव जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से कमेटी ने रिपोर्ट को लगभग अंतिम रूप दे दिया है, और इस वक्त वो अपने मेंबर्स के फाइनल कमेंट्स का इंतजार कर रही है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि स्टेक होल्डर्स की तरफ से जो सुझाव दिए गए हैं इन रिपोर्ट्स के ऊपर, उस पर कमेटी ये चाहती है कि उसके मेंबर्स फाइनल कमेंट्स दें, उसके बाद इसमें जरूरी बदलाव किए जाएंगे और फिर जो अंतिम रिपोर्ट है वो मंत्रालय को अगले हफ्ते तक सौंप दिए जाएंगे। सूत्र हमें बता रहे हैं कि मंत्रालय जो है, सरकार जो है, इस रिपोर्ट का काफ़ी बेसब्री से इंतजार कर रही है, क्योंकि नेचुरल गैस की जो कीमतें हैं वो इस वक्त सस्टेनेबल लेवल पे नहीं है और कंज्यूमर्स को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मंत्रालय को इस बात की उम्मीद है कि नए फार्मूला से जो नेचुरल गैस की कीमतें हैं, खासकर डोमेस्टिक प्राइसेस की बात कर लिए तो मौजूदा लेवल से उस पर करीब करीब $2 पर MMBTU की कमी जो है वो देखने को मिल सकती है। सूत्र हमें भी बता रहे हैं कि जो कमेटी की रिपोर्ट होगी एक होलिस्टिक रिपोर्ट होगी, जिसमें हर तरह के नेचुरल गैस को शामिल किया जाएगा, जिसमें कि APM गैस भी शामिल है। कमेटी जो है हर तरह के गैस के लिए जो फार्मूला है वो सुझाएगी। सूत्र हमें भी बता रहे हैं कि
जैसे ही कमेटी मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से जब इसको स्वीकार कर लिया जाएगा, इसे जल्द ही कैबिनेट के पास अंतिम मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। कैबिनेट जैसे ही इसे मंजूर कर लेगी, उसके बाद सरकार जो है, पेट्रोलियम मंत्रालय जो है, जो नेचुरल गैस की कीमतें हैं उसकी समीक्षा तुरंत करेगी। जो मौजूदा 6 महीने का साइकिल है उसके खत्म होने का इंतजार नहीं करेगी, और इसके पीछे का एकमात्र मकसद है कि कंज्यूमर को तुरंत राहत दी जाए। ऑलराइट, प्रकाश बहुत बहुत शुक्रिया। प्रकाश डालते हुए किरीट पारिक कमेटी की रिपोर्ट जो आने वाली है उसकी कुछ डिटेल्स, लेकिन हम जाएंगे आदित्य के पास। आदित्य, पतंजलि फूड्स बाजार का पसंदीदा स्टॉक है, इसमें कोई शक नहीं है। एक बड़ी रैली देखी और रेटिंग हुई भी, अब ये करेक्टिव फेज में आ गया। ये देखिए, टॉप बनाया 1480 का और इस समय 1265 पे मिल रहा है। जिस हिसाब से नंबर्स आ रहे हैं, अपवर्ड इंप्रूवमेंट हो रहा है, कमेंट्री बाजार की मैनेजमेंट की तो अच्छी है। ये करेक्टिव फेज में जाता हुआ नजर आ रहा है। किस लेवल्स पे आप री एंटर करेंगे? क्या ये कंफर्ट जोन में आ गया है दूसरे नेक्स्ट लेग ऑफ अपसाइड के लिए, या अभी रुकेंगे आप? करेक्ट। सो पतंजलि फूड ने एक फिनोमिनल रैली दिखाई अराउंड 800 लेवल से 1400 पर। जो रिसेंटली जैसे हमने देखा एफएमसीजी काउंटर और पार्टिसिपेट करे, जैसे कि ब्रिटानिया ने बहुत अच्छी अभी तेजी दिखाई, पर पतंजलि पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, इवन एडब्ल्यूएल पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। तो मार्केट ब्रेथ थोड़ी सी नैरो हो गई है और हर कोई स्टॉक पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। पतंजलि भी उसमें से वन ऑफ देम है जो मार्केट की स्ट्रेंथ के साथ पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। अभी भी आज हमने इतनी अच्छी तेजी देखी पर पतंजलि में अच्छा मूव देखने को नहीं मिला। तो स्टॉक की थोड़ी सी स्ट्रेंथ कम है, थोड़ा सा वीक है, पार्टिसिपेशन नहीं आ रहा है। तो हम एक बार इसको देखना चाहेंगे कि जो सपोर्ट के लेवल है वहां से अच्छा अक्यूमुलेशन होता है कि नहीं, बाइंग आती है कि नहीं। तो इसका जो सपोर्ट का लेवल आ रहा है वो 1220 और 1180 का लेवल आ रहा है। तो उस सपोर्ट पे हम एक बार देखना चाहेंगे कि इसमें अच्छा बाइंग आ रहा है कि नहीं। इनकेस अगर बाइंग आता है और वापस 1400 की तरफ जाता है तो एक फ्रेश लेग ऑफ रैली देखने को मिल सकती है। अदरवाइज वी शुड स्टे आउट एंड वंस जज द ट्रेंड अगेन। चलिए ठीक है। इस बीच आप निफ्टी को तो देखिए ऑल टाइम हाई 52 वीक हाई के पास आ गया। क्लोजिंग के वक्त तो देखिए अब आपने क्रॉस कर ही लिया उस लेवल को। सेंसेक्स का जो ऑल टाइम हाई है 52 वीक हाई, इनफैक्ट वो नहीं ऑल टाइम हाई है 62,245 प्रिसाइसली है। आज बीएसई के कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं जहां पर अच्छा एक्शन दिख रहा है। पहला एक्शन तो आपको ऑफ कोर्स बीएसई के कुछ टॉप 100 गेनर्स में जहां दिखेगा, उनमें आपको आज स्टॉक्स दिखेंगे इन्फो एज जैसे काउंटर्स, आईटी और बैंक, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस तीसरा, एचसीएल टेक्नोलॉजी 3.5%। तो क्लियरली आपको आईटी पैक के टीसीएस, एचसीएल टेक, इन्फोसिस जैसे काउंटर्स दिख रहे हैं। इन्फो एज में बड़ी मूव है जिसको भी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस भी कर रहे थे। स्टील पैक से आपको टाटा स्टील जैसे काउंटर्स में मूव दिख रही है। और एट द सेम साइड जो नीचे खींच रहे हैं जो काउंटर्स, उनमें से आपको कंटेनर कॉर्प, क्योंकि काफी चला है कॉनकॉर और आज उसमें टिपिकली प्रॉफिट बुकिंग जैसा कुछ सिनेरियो बना हुआ है। और ब्रिटानिया जैसे स्टॉक्स, हीरो मोटोकॉर्प कल आपको एक अच्छी मूव दिखी थी। फेडरल बैंक जैसे स्टॉक्स में आज आपको थोड़ी सी गिरावट दिख रही है। आयशर मोटर जैसे काउंटर में आपको 4% की गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन मार्केट में मोमेंटम बेहद स्ट्रॉन्ग है। बैंक निफ्टी अपनी लीडरशिप, बैंकिंग स्टॉक अपनी लीडरशिप छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन पार्टिसिपेशन अब आपको आईटी पैक से भी मिल रही है। लेकिन राजेश कह रहे थे कि अभी बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन नहीं आ रही। लेकिन क्या इस स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन में आपके पास वो स्टॉक्स ऐड करने चाहिए जो बहुत समय से चले नहीं है, जिनकी स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स के बाद मैनेजमेंट कमेंट्री स्ट्रॉन्ग है? राजेश, जैसे कि गोदरेज प्रॉपर्टीज, आई थिंक आपने इस स्टॉक का जिक्र किया भी था और शायद हम इसे ऑलमोस्ट कई बार डिस्कस कर चुके हैं। 1300 के पास पहुंचने वाला है, 5% की मूव आज के दिन में देखने को मिल रही है। इसकी तो चाल अभी बस शुरू हुई है। राजेश, क्या यहाँ एंट्री पॉइंट ढूंढ सकते हैं या फिर एक बार के लिए कोई ब्रीदर लेगा स्टॉक और फिर एंट्री पॉइंट ले? तो प्रियंका जी, फ्रैंकली बताएं तो एक कॉन्ट्रा कॉल अगर लेना है इस स्पेस में, क्योंकि पूरी स्पेस में एक अच्छा मोमेंटम बना है और ये स्टॉक में कभी भी अंडर परफॉर्मेंस है, लेकिन अगर कॉन्ट्रा कॉल लेना है तो ये एक अच्छी जगह पे स्टॉक अवेलेबल है। स्टॉक का अगर मैं मंथली चार्ट पे एनालाइज करूं तो ऑलमोस्ट 5 महीने से स्टॉक में जो बेस बने हैं वो करीब 1160 के आसपास बने। तो एक लोअर साइड पे जो 5 महीने का एक रेंज है उसके लोअर बैंड के आसपास ही स्टॉक अभी अवेलेबल है। जरूर मंथली सेटअप के हिसाब से स्टॉक में एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन को ऑलमोस्ट अब ये पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है, जो कि बनेगा 1320 के ऊपर। 1320 की रेंज जैसी क्रॉस करेगा तो ये मंथली चार्ट पे एक रिवर्सल का साइन जरूर यहाँ पे बनते हुए दिखेगा और फिर स्टॉक में 1450 1500 तक के अपसाइड तो एटलीस्ट
यहाँ पे आते हुए दिख सकती है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। तो एक काफी बड़े अंडर परफॉर्मेंस के बाद ओवरसोल्ड जोन से 5 महीनों के बेस के पास से स्टॉक एक बेस बना के बाउंस का एक्शन दिखा रहा है। तो यहाँ पे हम सजेस्ट करेंगे कि 1240 ये स्टॉप लॉस रखें और ये स्टॉप लॉस से बाय करें। 1350 पहला टारगेट होगा, दूसरा टारगेट होगा 1450 का। 1350 पहला टारगेट, 1450 दूसरा टारगेट। इन लेवल्स को आप जरूर ध्यान रखें गोदरेज प्रॉपर्टीज के लिए। इसमें अच्छी मूव चल रही है और ये काफी पेस दिख रही है स्टॉक में। लेकिन इस बीच आज जब हम सुबह अनिरुद्ध सरकार से बात कर रहे थे कि उन्हें कौन से सेक्टर्स पसंद आ रहे हैं जो पोर्टफोलियो में रखने लायक है, आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। I'll say insurance, asset management, the retail lending and NBFCs. ये जो 4 सेक्टर है, सब सेक्टर्स विद इन फाइनेंशियल, वहां पे काफी दिख रहा है ग्रोथ आने वाला है। दूसरा जो सेक्टर था जो वी हैव बीन वेरी बुलिश एंड इवन नाउ एज वी स्पीक वी आर वेरी बुलिश इज योर इंडस्ट्रियल्स एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। आई एम श्योर आपके चैनल पे बहुत लोग आके बोले कि डिफेंस इज अ बिग अपॉर्चुनिटी। आई थिंक वी आर जस्ट एट द इनिशियल स्टेज ऑफ इट। मतलब आई थिंक काफी लोग बोलते हैं कि डिफेंस स्टॉक्स बहुत भाग चुके हैं, आई थिंक इज इट ओवर। मैं बोलूंगा अगर आप अगले 3 साल 5 साल का विजन देख के इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डिफेंस इज जस्ट एट द बिगनिंग ऑफ द मेजर अप साइकिल। इंडस्ट्रियल्स में आइडिया इज डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडिया को आई वुड से इज गिविंग यू दैट 6-7% काइंड ऑफ अ ग्रोथ इन द नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स। वो आपको डेफिनेटली जो इंडस्ट्रियल्स एंड डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है उधर से आने वाला है। और तीसरा जो बहुत मेजर हमारा एलोकेशन रहा है इज द कंजम्पशन। नाउ हम लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड बातें करते हैं कि स्लो डाउन होने वाला है एंड यू आर गोइंग टू सी द डी ग्रोथ। ऑन द कॉन्ट्री हम लोग बात करते हैं कि इंडिया में 6% ग्रोथ आएगा या 7% ग्रोथ आएगा। अगर आप जाके कंजम्पशन पैटर्न्स देखें, आई थिंक ऑटोज, द रियल एस्टेट, एनी ऑफ द हाई टिकट कंजम्पशन, आई थिंक बहुत स्ट्रॉन्ग कंजम्पशन डिमांड रहा है। गोल्ड का कंजम्पशन देखेंगे, 4 व्हीलर्स का कंजम्पशन देखेंगे, द हॉलीडेज, द होटल्स, आई थिंक कंजम्पशन इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। कंजम्पशन में 2 पार्ट्स में मैं डिवाइड करूंगा, एक है जो अर्बन कंजम्पशन है, दूसरा है जो एग्री कंजम्पशन है। अर्बन कंजम्पशन हैज बीन डूइंग वेरी वेल, विल कंटिन्यू टू डू वेल। जो एग्री कंजम्पशन है वो थोड़ा वीक रहा है लास्ट 1 साल। यहां से पोस्ट मॉनसून विद खरीफ क्रॉप हार्वेस्ट एंड ऑल्सो कंसिडरिंग कि अभी हम लोग इलेक्शन 2024 की ओर जा रहे हैं, मुझे लग रहा है ये जो एग्री कंजम्पशन है वो भी पिकअप करने वाले हैं बिग वे। सो ये 3 हमारे ब्रॉड फोकस एरिया है आज के दिन में, विच इज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस, और तीसरा है कंजम्पशन। ठीक है, तो अनिरुद्ध आपको कुछ सेक्टर्स बता रहे थे, बैंकिंग, फाइनेंशियल और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, कैपिटल गुड स्पेस, ये सारे स्पेसेस उन्हें पसंद आते हैं, वो ये और डिफेंस फॉर श्योर उन्हें स्पेसेस पसंद आते हैं। लेकिन आज बैंक्स में और मेटल्स में सेलेक्टेड कुछ काउंटर में, स्टील काउंटर्स में मेजरली जिस तरह की मूव है, कुछ और स्टॉक्स पे जो हम देख रहे थे जहां पर आपको अच्छा बिल्टअप दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर आप एफएनओ में देखें तो अभी आपको 92% तक एडवांसेस आपको टेक्नोलॉजी स्पेस में दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कन्विक्शन बेहद स्ट्रांग नहीं फील हो रहा है। यानी हालांकि ये स्टॉक्स अब गिरने बंद जरूर हो गए, लेकिन बड़ी कन्विक्शन कितने टाइम तक सस्टेन करेगा उसे जरूर वॉच आउट करना होगा। लेकिन एक स्टॉक अशोक लेलैंड, इससे डिस्कस करते हैं आदित्य के साथ। आदित्य, अशोक लेलैंड के नंबर्स आए आज सुबह, और जब नंबर्स आए थे ओवर द वीकेंड आए, कल नंबर्स आए, और जब नंबर्स आए उसके बाद हमने देखा कि स्टॉक में एक मूवमेंट तो दिन के लिए आई, क्योंकि कंपनी ने क्लियरली कहा कि उनका मार्केट शेयर बढ़ रहा है, लेकिन उसके बाद ये मूव सस्टेन नहीं हुई थी और ये ऊपर से गिरा भी। लेकिन अब आपको फिर से इसमें लॉन्ग बिल्टअप तो दिख रहे हैं, क्या यहाँ से आप पोजीशन एडवाइस करेंगे? प्रियंका जी, अगर आप देखें तो मार्केट में सेक्टर रोटेशन हो रहा है। जैसे मैंने अभी हमने ऑटो सेक्टर की बात करी थी, तो इवन आपने अभी एक और ऑटो स्टॉक की बात करी थी, M&M, जिसका रिजल्ट आया। इवन डिस्पाइट गुड रिजल्ट्स उसमें अच्छा ट्रैक्शन देखने को नहीं मिला और प्राइस एप्रिसिएशन भी देखने को नहीं मिला, इनफैक्ट प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल गई। तो बाजार में एक कहावत है ऐसी कि बाय ऑन रूमर्स सेल ऑन न्यूज। तो अराउंड जून में ऑटो थीम ऐसा था कि जो अनडिस्कवर्ड था, अनटचेबल था, और उसमें अच्छा अक्यूमुलेशन है, वहां से अच्छी तेजी हुई। और अभी डिस्पाइट गुड रिजल्ट्स ये सारे स्टॉक अच्छा नहीं कर रहे और टेक्निकली भी अपने रेजिस्टेंस लेवल पे आ चुके हैं। तो जो चार्ट फॉर्मेशन है वो इतना एनकरेजिंग नहीं है। तो आई थिंक ऑटो सेक्टर अभी थोड़ा सा बैक सीट ले रहा है और बैंकिंग को एक स्पेस दे रहा है कि बैंकिंग शुड लीड। सो आई थिंक आई एम नॉट वेरी बुलिश ऑन ऑटो स्टॉक्स एज सच।
ओके, ठीक है। ऑटो स्टॉक पे आप बुलिश नहीं है, लेकिन एक बार राजेश से समझते हैं। राजेश, आप HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड अब जब ये चाल आज बड़ी दिखा रहे हैं आपको, 6% की मूव आपको दिख रही है, मुझे याद है लास्ट की जो मूव अगर आप जो रिकॉल कर सकते हैं 10% की मूव उस दिन इन स्टॉक्स में दिखी थी जिनका मर्जर अनाउंस हुआ था। उसके बाद ये लार्जेस्ट सिंगल डे गेन होगा आज का दिन, जहाँ HDFC के इन दोनों काउंटर्स में अच्छी मूव है। अब यहाँ से कैसी तेजी, कितने पोटेंशियल टारगेट्स आपको दिखते हैं कोई शॉर्ट टर्म का नजरिया रखे तो इसमें? हालांकि इट्स अ गुड पोर्टफोलियो स्टॉक, नो डाउट अबाउट इट, बट ट्रेडिंग के लिहाज से इस स्टॉक को कैसे अप्रोच करें? बिल्कुल प्रियंका जी, और दोनों ही स्टॉक में आज जो मूव है वो काफी इंटरेस्टिंग है। दोनों ही स्टॉक में फ्लैट ओपनिंग होने के बाद थ्रू आउट द सेशन बाइंग देखी, ये काफी पॉजिटिव साइन है दोनों स्टॉक के स्ट्रक्चर के लिए, क्योंकि हम जनरली देखते हैं कि इतनी बड़ी गैप अप होने के बावजूद भी ये स्टॉक फ्लैट ओपन होके अपॉर्चुनिटी मिली बाय करने के लिए, क्योंकि ये स्टॉक थोड़े से ऑफ द ट्रैक थे और ट्रेडर्स और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स का यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि स्टॉक काफी साइडवेज मोमेंटम दिखा रहे थे। लेकिन आज जो मूव बने हैं दोनों स्टॉक्स में, अब अपने स्टॉक में जो ब्रेकआउट हुए हैं वो ऑलमोस्ट जनवरी के जो हाई बने थे उसको यहाँ पे पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है HDFC बैंक। तो ये काफी अच्छा प्राइस एक्शन बना है। हमें लगता है HDFC बैंक में जिस तरीके के आज मोमेंटम बने हैं, अब ये स्टॉक अब 1570 के ऊपर अगर सस्टेन रहेगा अगले वीक में भी, तो फिर इसका जो नेक्स्ट टारगेट बनना चाहिए वो करीब 1650-1670 तक ये कंटिन्यूएशन में ही आते हुए दिख सकता है, क्योंकि अब इसमें एक शॉर्ट कवरिंग का प्ले भी यहाँ पे आते हुए दिख रहा है। तो HDFC लिमिटेड में देखें तो जिस तरीके के मूव बने, अब ऑलमोस्ट इसने अपने अप्रैल 2022 के हाई को क्रॉस किया है। तो हमें लगता है कि यहाँ पे भी जो ब्रेकआउट बने, प्राइस एक्शन बनी, अब 2590 ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर ये इसके ऊपर सस्टेन रहेगा तो HDFC लिमिटेड के जो नेक्स्ट टारगेट बनना चाहिए वो करीब आना चाहिए 2770 तक के। तो दोनों ही स्टॉक पे अभी हम सलाह ये देंगे कि होल्ड रखें पोजीशन को। नेक्स्ट वीक में हमें लगता है कैरी फॉरवर्ड पोजीशन को यहाँ पे फर्दर और अपसाइड का डायरेक्शन यहाँ पे आते हुए दिख सकता है। ठीक है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में ये स्टॉक्स क्लियरली दिख रहे हैं। और बिल्कुल सही कहा राजेश ने कि आज दिन भर में, क्योंकि ये न्यूज़ आज ही आउट हुई MSCI इंक्लूजन वाली, और उसके बाद से जो मूव इसमें शानदार देखने को मिली। ऐसे कुछ और स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं हिंदुस्तान फूड जैसे, जिनमें एक बड़ी मूव आज देखने को मिली, जहां पर ये पता चला कि MSCI के स्मॉल कैप इंडेक्स में भी वो शामिल होगा। एक बार एक और बड़ा फैक्टर जो आज प्ले आउट कर रहा है टेक्नोलॉजी स्टॉक्स के लिए, हालांकि ये रिवर्सल साइड पे है, टेक्सटाइल या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड के लिए भी रिवर्सल साइड पर, पर इम्पोर्ट ओरिएंटेड काउंटर्स के लिए, कंपनीज के लिए, स्पेसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है रुपी की जो जबरदस्त रिकवरी आज दिन भर में देखने को मिली। क्या बड़ी वजह रही, क्यों रुपया रिकवर हुआ, और ये सिंगल डे लार्जेस्ट रिकवरी भी है रुपी की भी? एक बार विश्व मोहन से समझ लेते हैं। विश्व, बताएं क्या बड़ी वजह रही? देखिए, सबसे बड़ी वजह तो यही US CPI के नंबर जिस तरह के अक्टूबर महीने के आए थे, वो जनवरी के बाद से इस साल यानी 9 महीने में सबसे कम महंगाई के नंबर्स थे। इसका यहाँ पर फायदा मिला है और उम्मीद अब ये लग रही है US फेड का जो रुख है उसमें नरमी आ सकती है। दिसंबर में जो बैठक होगी, हो सकता है कि वहाँ पर या तो ब्याज दरों में बढ़ोतरी की रफ्तार हो वो धीमी हो, या आगे का जो आउटलुक मिले कि वो अब ब्याज दरें अब नहीं बढ़ाएंगे या एक टाइमलाइन ऐसी मिल जाए, ये उम्मीद लगाई जा रही है। दूसरी तरफ FIIs की बाइंग लोकल इक्विटी मार्केट में, घरेलू इक्विटी मार्केट में लगातार हो रही है। कल भी नेट बायर्स से क्रूड की कीमतों की बात करें तो यहाँ क्रूड की कीमतें लगातार 90 से 95 के आसपास ब्रेंट क्रूड का भाव बना हुआ है, तो यहाँ से भी सपोर्ट मिल रहा है। तो ये तमाम ऐसे फैक्टर है जो रुपए को फिलहाल सपोर्ट कर रहे हैं। और दिसंबर और फरवरी में RBI की जो मॉनेटरी पॉलिसी की जो बैठक होगी, वहाँ उम्मीद की जा रही है कि RBI की तरफ से भी ब्याज दरें तेजी से ऊपर की तरफ ले जाया जा सकता है, क्योंकि 2022 में RBI ने अभी सिर्फ 1.8% ब्याज दरें बढ़ाई है, जबकि फेड की तरफ से 3% ब्याज दरें बढ़ाई जा चुकी है। तो एक गैप क्रिएट हुआ है, उससे भी डॉलर ज्यादा मजबूत हो गया था, तो उस गैप को भी भरने की कोशिश होगी। तो तमाम फैक्टर, अभी एनवायरनमेंट ऐसा लग रहा है कि रुपये के फेवर में है। डॉलर इंडेक्स भी आप देख रहे हैं 108 के आसपास आ चुका है, कल 2-2.5% तक की गिरावट हमने कल इवनिंग में देखा था। तो ये सब फैक्टर अभी फिलहाल रुपये के लिए सपोर्टिव है। विश्वा, डॉलर इंडेक्स क्योंकि कमजोर हुआ है, तो डॉलर जब कमजोर होगा तो उसका बेनिफिट जो दूसरी करेंसीज को मिलेगा, उसमें से एक करेंसी रुपया भी है। इन्फ्लेशन का जो आप बड़ा रीजन बता रहे हैं, और साथ ही इस गैप की भी आप जो बात हाईलाइट कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया विश्वा इस जानकारी के लिए और ये पॉइंट्स हाईलाइट करने के लिए। लेकिन इस बीच चलिए अब वेरी क्विकली और कुछ स्टॉक्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। अपोलो हॉस्पिटल के नंबर्स आए और उसके बाद हमने देखा कि स्टॉक में भी अच्छी मूवमेंट आई, 3-3.5% की मूव यहाँ पर है। वैसे भी हॉस्पिटल सेगमेंट बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट जरूर रहा है। आप चाहे मेट्रोपोलिस को देखें, किम्स हॉस्पिटल को देखें, अपोलो हॉस्पिटल के लिए क्या व्यू बन रहा है चार्ट्स पर राजेश?
तो देखिए बिल्कुल आज मॉर्निंग में एक अच्छा अपमूव यहाँ पे बना था, हालांकि हायर साइड पे थोड़ा सा वापस दबाव बना है स्टॉक में, बट हमें लगता है कि इसके ओवरऑल अगर सेटअप को यहाँ पे एनालाइज करें तो स्टॉक में जो एक स्टीफ रेजिस्टेंस बना हुआ है वो करीब 4560 4570 के जोन में, जो कि एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है वीकली चार्ट पे। तो हमें लगता है कि वो जोन को जब स्टॉक क्रॉस करेगा तो फिर स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे प्ले आउट होते हुए दिख सकता है। फिर स्टॉक के जो नेक्स्ट टारगेट बनना चाहिए 4800 इवन 4900 तक के अपसाइड भी आते हुए दिख सकती है। तो स्टॉक में 4 महीने से स्टॉक एक साइडवेज कंसोलिडेशन यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। तो हमारी सलाह तो यहाँ पे बाय की है, क्योंकि एक अच्छा क्वालिटी स्टॉक एक करेक्शन के बाद साइडवेज कंसोलिडेशन डिस्प्ले कर रहा है। तो ओवरऑल मार्केट के सेंटीमेंट मूड पॉजिटिव है, तो ये स्टॉक को बाय करने की सलाह है। थोड़ा डिप मिलता है तो भी ऐड करेंगे। 43-40 ये इसके स्टॉप लॉस होंगे, तो थोड़ा अगर गिरावट मिलती तो ऐड करने की सलाह है। और अपसाइड में अगर ब्रेकआउट प्ले करना है तो 4550 के ब्रेकआउट के बाद इसमें हमें लगता है बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में 4800 तक के अपमूव आते हुए दिख सकती है। 4800 के मूव्स देखते हैं राजेश, यहाँ पर बाय ऑन डिप्स करें आप। एक आदित्य से स्टॉक डिस्कस करते हैं। आदित्य बिरला फैशन वीक का बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल और टिपिकली ट्रेडिंग काउंटर बन गया है। आपको 5-7% की मूव मिलती है और उसके बाद फिर नीचे आ जाता है काउंटर। अब देखिए आप 311 तक एक बार स्लिप करने के बाद आप फिर से रिकवरी मोड पे दिख रहा है। इस बार ट्रेडिंग रेंज कहां तक देख रहे हैं आप? आदित्य बिरला फैशन की ट्रेडिंग रेंज थोड़ी सी एक्सपैंड हो गई है और ये एक्सपैंडिंग ट्रायंगल के एक फॉर्मेशन बना रहा है, एक्सपैंडिंग इन्वर्टेड ट्रायंगल का फॉर्मेशन बना रहा है। पहले ये हाई बनाया करता था कुछ 350, वो रेंज एक्सपैंड होके 360 गई और नीचे की साइड इसका 316 का लो हुआ करता था, वो उसने एक्सपैंड करके अभी 307 कर दिया है। तो मैं नीचे की साइड 300-305 की रेंज देखता और ऊपर की साइड इन इमीडिएट फ्यूचर 325 देखता हूँ। अगर वो 330 का लेवल जंप करता है तो 340 और 350 का लेवल देखने को मिल सकता है। ठीक है, ऑलराइट है। एक स्टॉक और आदित्य बहुत जल्दी बताएं, क्योंकि आपने बताया कि चर्निंग हो रही है और इस वक्त ऑटो पैक फेवरेट पैक नहीं लग रहा है, लेकिन जिस तरह की मूव आज टाटा मोटर्स पे आप देख रहे हैं, कल के नंबर्स के लॉस के बाद, बड़े डेंट के बाद, ये सिर्फ एक रिकवरी मोड है या फिर बाजार में इन स्टॉक्स में इंटरेस्ट है जो काफी समय से मूव नहीं हुए हैं? राइट तो ऑटो सेक्टर जैसा कि मैंने बोला कि अभी मार्केट का फ्लेवर नहीं है, ज्यादा पार्टिसिपेशन देखने को नहीं मिल रहा है, बट इन एन अनफेवरेबल सेक्टर ये एक फेवरेबल स्टॉक है, तो ये थोड़ा परफॉर्म कर सकता है अच्छा। जो इसकी गैप बनी है, गैप डाउन के साथ नीचे ओपन हुआ था, करीब करीब इसका लेवल था 430 का, तो गैप भरने आ सकता है, पर मैं ज्यादा आउट परफॉर्मेंस नहीं देखता हूँ अनटिल अनलेस इसमें फ्रेश ब्रेकआउट आता है। तो ठीक है राजेश, यहाँ से आप ट्रेड्स क्या लेंगे? कैरी फॉरवर्ड ट्रेड क्या होंगे? बुलिश बेट्स कोई बात नहीं, राजेश के पास वापस लौटते हैं। आदित्य से पूछ लेते हैं। आदित्य, आप कैरी फॉरवर्ड ट्रेड्स क्या ले रहे हैं? कैरी फॉरवर्ड ट्रेड में मैं आईटी काउंटर्स अच्छे लग रहे हैं मुझे। जैसा कि मैंने बात करी कि नैस्डैक में 7% का मूव देखने को मिला फ्राइडे में, तो अभी हमारे इंडिया मार्केट में भी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। तो नौकरी मेरी टॉप बेट रहेगी, एलटीआई टॉप बेट रहेगी और एफएसएल मेरी टॉप बेट रहेगी। ओके, तो यानी आपने नौकरी, इन्फोएज और साथ ही आपने दूसरे एफएसएल की बात कही, और एक और तीसरा काउंटर कौन सा बताया आपने आदित्य? एलटीआई आपने बताया तीनों। ओके, तो यानी तीनों आप टेक्नोलॉजी बेट्स ही ले रहे हैं अभी, जो आप कैरी फॉरवर्ड ट्रेड ले रहे हैं। एक बार राजेश से भी जुड़ने की कोशिश करते हैं और उनसे भी समझते हैं कि क्या कैरी फॉरवर्ड ट्रेड वो देख रहे हैं या फिर कोई नया स्टॉक उनके रडार पर आया। तो राजेश, आप सुन पा रहे हैं हमें? राजेश, आप तक आवाज आ रही है? जी, तो आप कैरी फॉरवर्ड ट्रेड क्या लेंगे आज? कोई आज के ट्रेड्स कैरी करेंगे, कोई नए ट्रेड्स जोड़ेंगे? तो देखिए जेएसडब्ल्यू स्टील मेटल स्पेस पे हमें लगता है कि एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है, तो वहां पे इसको बाय किया जा सकता है जेएसडब्ल्यू स्टील एज अ बीटीएसटी, और अपसाइड के टारगेट हम 740-750 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस होगा करीब 705 का। दूसरा ट्रेड होगा यहाँ पे आरबीएल बैंक का। ये स्टॉक में भी एक अच्छा रिवर्सल यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है, तो आरबीएल बैंक हमें लगता है 150 तक अपमूव कंटिन्यू कर सकता है, 138 के स्टॉप लॉस से बाय करेंगे। और तीसरा स्टॉक होगा कैश सेगमेंट से अरविंद स्मार्ट स्पेसेस। ये स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम बना, प्राइस एक्शन जिस तरीके से बने, हमें लगता है अरविंद स्मार्ट में टारगेट आना चाहिए करीब 310-315 तक के। स्टॉप लॉस होगा करीब 272 के आसपास। आरबीएल बैंक, क्योंकि इन सब स्पेसेस से इतनी कंट्रीब्यूशन अभी नहीं थी, पार्टिसिपेशन नहीं है, या एज कंपेयर टू पीएसयू स्पेस ज्यादा चले हैं, प्राइवेट स्पेस में अब आज ज्यादा मूव, इसलिए इसी वजह से आप आरबीएल बैंक को चूज कर रहे हैं राजेश?
क्या इस कड़ी में दूसरे और बैंक्स इंडसइंड जैसे भी आपको पसंद आते हैं फिर? तो देखिए ट्रैक कर तरीके से प्राइस हमें लगता है बड़े ब्रेक के लिए तैयार होते हुए दिख रहा है। इंडसइंड बैंक में थोड़ा सा अभी हम प्राइस एक्शन को वेट कर रहे हैं 1170 के ऊपर, हमें लगता है कि वो ब्रेकआउट ट्रेड बनेगा। बट आरबीएल के चार्ट जो बने वीकली चार्ट वो एक यहाँ पे ब्रेकआउट बनाते हुए दिख रहे हैं, तो हमें लगता है आरबीएल एक अच्छा मूव कंटिन्यू कर सकता है प्राइवेट बैंक में। राइट, ठीक है। तो आज दिन भर में आपने जो मूव्स देखी गैप अप के बाद बाजार ने उन्हें पूरी तरह सस्टेन किया और इनफैक्ट उस तेजी को बढ़ाया भी। हम खुले ही बड़े गैप के साथ थे, लगभग 42,000 के तो पार ही खुला था बैंक निफ्टी भी, और निफ्टी भी आपको लगभग 18,270 के आसपास तो खुला था। वहां से और तेजी बढ़ी और इस गैप अप में जिन स्टॉक्स का बड़ा कंट्रीब्यूशन था वो स्पेसेस थे, मेजरली आईटी और बैंक्स का कंट्रीब्यूशन रहा। और दिन भर में जो मूव हमने एचडीएफसी ट्विंस में देखी, एमएससीआई इंक्लूजन की बात हो रही है, इनकी प्रोपोर्शन भी बढ़ेगी और बड़ा खतरा ये है कि अब शायद एफआईज की जो सेलिंग है वो इन स्टॉक्स में नहीं आएगी, क्योंकि अभी एमएसआई इंक्लूजन की इनकी पोजीशन भी जो परसेंटेज है वो भी बढ़ गई है। सो ये कुछ बड़े स्टॉक्स थे जिन पर आज आपने दिन भर में मूव देखी। डॉलर की वीकनेस से मेटल्स को स्ट्रेंथ मिली, टाटा स्टील जैसे काउंटर्स हो, उसके अलावा जेएसडब्ल्यू स्टील हो, जेएसपीएल हो, इन काउंटर्स में आपको अच्छी मूव देखने को मिली। आज आपको ऑटो स्टॉक्स थोड़े लगाड़ दिखाई दिए और फार्मा और साथ ही एफएमसीजी जो टिपिकली डिफेंसिव बेट्स होते हैं वो भी लगाड़ थे। तो आज मेजरली जो आपको सबसे एक्टिव ट्रेडेड सेक्टर दिखा वो टेक्नोलॉजी दिखा। ऑटो सेक्टर में तो इनफैक्ट अब आपको शॉर्ट बिल्टअप दिख रहे हैं। स्टॉक्स लाइक इन्फोसिस, चाहे लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, एफएनओ में भी आप स्टॉक्स बात करें तो मेजरली आपको नौकरी जैसे काउंटर, एफएसएल, कोफोर्ज, माइंडट्री, एलटीआई, इन्फोसिस, इनमें बड़ी मूव देखने को मिले। और दूसरे जो स्टॉक्स थे उसमें बैंक्स में एचडीएफसी ट्विंस जैसे काउंटर्स देखने को मिले। प्रॉपर्टी सेक्टर्स में रियल एस्टेट में गोदरेज प्रॉपर्टी जैसे काउंटर्स में बड़ी मूव देखने को मिली। और उन जिन स्पेसेस में लुपिन जैसे काउंटर जिनमें बहुत समय से एक अंडर वैल्यू रही है वहां वैल्यू इमर्ज होती हुई दिखाई दे रही है कि आप उन स्टॉक्स में भी बड़ी मूव देख रहे हैं। तो दिन भर में बाजार में जो बढ़त रही उसे बिल्कुल खोया नहीं बाजार ने। बड़ा सपोर्ट इंडेक्स को रिलायंस ने दिया, निफ्टी को, और बैंकिंग स्टॉक्स को तो सारे पीएसयू बास्केट में अच्छी वाइब्रेंस, और एचडीएफसी ने तो और ज्यादा फ्यूल भी दिया इस पूरी रैली को। इसके अलावा जो बड़ी पॉकेट्स थी नंबर्स के बाद के आप रिएक्शन देख रहे थे उनमें आज अशोक लेलैंड जैसे काउंटर्स थे। हालांकि स्टॉक में ज्यादा मूवमेंट नहीं आई पर कमेंट्री अच्छी थी। फुटवेयर स्टॉक्स में लिबर्टी जैसे स्टॉक्स थे जिनमें अच्छी मूव देखने को मिली। दूसरे स्पेसेस में आप कैपिटल गुड्स के पूरे स्पेस को अच्छा देखेंगे, रियल एस्टेट स्पेस को आप स्ट्रॉन्ग देखेंगे, और साथ ही आपको कुछ और स्टॉक्स लाइक जहां पर प्लेटफॉर्म ट्रेडिंग और न्यू एज स्टॉक जिन्हें कहते हैं, नाइका जैसे स्टॉक्स हो, जोमैटो जैसे स्टॉक्स हो, नंबर्स के बाद वहां पर एक स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिली। सो ओवरऑल अ वेरी गुड वीक, अ गुड डे। और साथ ही जो रिस्पाइट की न्यूज, जो एक बड़ी मॉन्स्टर रैली यूएस मार्केट से देखने को मिली जिसने तेजी जिसने फ्यूल दिया सारी ग्लोबली सारे बाजारों को, वो सबसे बड़ा ट्रिगर रहा इंडियन मार्केट्स के लिए भी। अब देखना होगा कि वीकेंड पे किस तरह के क्यूज रहते हैं। हालांकि अभी फिलहाल के लिए कुछ समय के लिए तो ये रैली सस्टेन लगती है। तो लेट्स डांस टिल द पार्टी इज ऑन। इसी नोट पर शो को फिलहाल यहीं समेटते हैं। हमारे दोनों एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। राजेश, आदित्य, आपने आज स्टॉक रिकमेंडेशन हमारे व्यूअर्स के लिए शेयर की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए मुझे दीजिए इजाजत, सोमवार को ओपनिंग शो में फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।